दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और एक ऑफेंस किया है उसने, उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से नेक्स्ट कैंडिडेट जो हो सकते हैं कंगना रनौत हो सकते हैं। देखिए, अगर वो हुई और पार्टी हाईकमांड ने मुझे चुना तो मैं समझता हूँ वो बहुत बढ़िया है हमारे लिए। कि नेक्स्ट एमपी इलेक्शन के लिए तो मेरे को तैयारी करनी है, मेरे को भी चंडीगढ़ से एमपी बनना है। बट सर फिर आपने रिजाइन क्यों दिया? पॉलिटिकल प्रेशर इतना बड़ा था, आपको रिजाइन नहीं देना चाहिए। काफी बड़ी बात कही आपने, ये ठीक कही है। मैं समझता हूँ मेरे साथ ज्यादती थी उस हिसाब से कि मुझे करना पड़ा। बहुत दुख भी हुआ उसी टाइम कि यार ये क्यों हो गया, जो रेल गेट का इंसिडेंट हुआ। मैं उसमें गुनाहगार नहीं था, कहीं भी अपराधी नहीं था, मैं तो विक्टिम रहा हूँ सारी चीज में। एमपी की सैलरी कितनी होती है? जो लोग जेल में जाते हैं वो आगे चल के पॉलिटिकल वे में, इन अ पॉजिटिव वे, वो बहुत आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू TCB विद सनवाल। आज का हमारा पॉडकास्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर के साथ है। मैं चंडीगढ़ से हूं और आज हम चंडीगढ़ के ही लॉन्गेस्ट सर्विंग MP और पूर्व रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया पवन कुमार बंसल जी के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। हम इनसे ना सिर्फ चंडीगढ़ मतलब बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। चंडीगढ़ की ग्रोथ, चंडीगढ़ कैसे आगे बढ़ा, और कुछ टफ क्वेश्चंस भी है कि चंडीगढ़ इतना आगे होते हुए भी पीछे कैसे रह गया, इनकी पॉलिटिकल जर्नी, और कैसे 4 टाइम्स के MP के साथ साथ ये रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। तो सर वेलकम टू TCB विद सनवाल। धन्यवाद, थैंक यू जी। सर मेरे पॉडकास्ट का नाम द क्यूरियस बाइट्स TCB विद सनवाल है, जहां हम आप जैसे लीडर्स के साथ आपके एक्सपीरियंस से चीज़ें सीख के यंग जनरेशन को बताते हैं कि वो कैसे अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आगे ग्रो कर सकते हैं। सर मन में बहुत सारे सवाल है और जो मैंने लिखे हुए हैं, बट मैं सबसे पहले कुछ मेरे को एक्साइटिंग चीज़ें आपके बारे में पता चली हैं उन पे बात करना चाहूँगा। एक सबसे पहली चीज़ जो मुझे पता चली है आज ही, कि आपके घर में एक स्ट्रिक्ट रूल है, एक डिसिप्लिन है, नो जंक फूड। और मैंने ये भी सुना है साथ में ही कि किसी भी मैरिज में जाने से पहले आप घर से ही खाना खा के जाते हैं। ये मतलब बिल्कुल रिजिडली स्ट्रिक्ट नहीं है दोनों बातें, मैं ये कहूँ ज़रूर जी। अक्सर ये है कि आता नहीं, बच्चे भी ऐसे ही हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं कि उनको मालूम है कि जंक फूड नहीं खाना, तो बस कभी कभार थोड़ा किसी वक्त दिल करे तो वैसे जिसको नेग्लिजिबल कहें इतना है। और जहाँ तक शादियों की बात है, ये मुझे कहना बहुत अच्छा नहीं रहेगा कि मैं घर ही खाता हूँ, वहाँ कुछ खाता नहीं। सबसे पहले जाके वहाँ टिक्की मांग लेता हूँ ज़रूर, अगर देखूँ टिक्की है तो टिक्की खा लेता हूँ अगर मिले। लेकिन कई बार तो कई शादियों पे इकट्ठे जाना पड़ता है, एक दिन में बहुत होता है, तो वहाँ तो फिर हाज़िरी लगवा के बस मिल के उनको बधाई दे के उसके बाद ही आना होता है। एक्चुअली इस कारण हुआ था। अच्छा। कई शादियों पे एक दिन में जाना हो, जगह छोटी है, सबको उम्मीद होती है, वो उनके मन में होता है कि मैं ज़रूर पहुंचा हूँ वहाँ, तो इसलिए पहले खा के जल्दी चले जाए, नहीं भूखे रह जाएं, इस कारण ज़्यादा है। ओके। एंड सेकंड कि मैंने खुद भी आप रेगुलर वॉक करते हैं, डेली वॉक करते हैं। मैंने कई बार आपको संडेज़ को, मेरी कोशिश थी कि मैक्सिमम टाइम संडेज़ को मैं लेक जाऊँ। मैंने खुद भी आपको लेक पे बहुत बार देखा है, मॉर्निंग में 6 o'clock के नियर बाय वॉक करते हुए। तो ये रूटीन कब से है? मेरा ख्याल 40 वर्षों से ज़रूर है। ओके। बहुत लंबे समय से वॉक करता हूँ। जब चंडीगढ़ होता हूँ तो ये बिल्कुल ऐसी सर्दियों में कुछ समय नहीं जाता, कभी भी नहीं गया था, लेकिन उसको भी पूर्ति कर लेता हूँ किसी ना किसी वक्त। जब दोपहर को धूप हुई और हुई, मन में ये होता है कि 1 घंटा जो 10,000 किलो स्टेप्स का ज़रूर हो जाए जाना, ये मन में रहता ही है जी। आप हर साल धार्मिक जगह जाते हैं और मेरे को आपने कई बार ये इंसिडेंट कई जगह जिक्र भी किया है इसका, कि अगर आप केदारनाथ जाते तो शायद आप आज हमारे साथ नहीं भी होते। एक ऐसी कहानी भी है, तो वो थोड़ा आप बताना चाहेंगे? नहीं, पहले तो ये है कि उसमें एक सुकून मिलता है इंसान को जब आप किसी भी जगह पे जाके वहाँ शांति के साथ पूजा पाठ करो। और उस ढंग से तो कहीं भी गया हूँ हिंदुस्तान में, शायद बहुत जगह अलग अलग तरह के मंदिरों में, जहाँ वो मशहूर हैं मंदिर, वहाँ सभी जगह गया हूँ। किसी धर्म की जगह हो, वहाँ भी कोई बहुत अच्छा किसी जगह पे लगे, यूरोप जाते हैं तो वहाँ कौन सी चर्चेज़ फेमस हैं, उनमें भी जाने का रहा। वो ज़्यादा एक टूरिस्ट के तौर पे, लेकिन धर्म के तौर पे अपने हिंदू श्राइन्स मेरा ख्याल बहुत कम रह गए होंगे जिसमें मैं, ऐसा तो हिंदुस्तान इतना बड़ा है, सब जगह तो जा ही नहीं सकता, लेकिन गया हूँ। लेकिन जो हमारा एक वार्षिक पारिवारिक है, वो तो हमारे ज़्यादा इधर हमारे चिंतपूर्णी
ज्वाला जी, कांगड़ा, इधर जाने का ज़्यादा है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ज़रूर जाते हैं कि तिरुपति जी चले जाएं या किसी और जगह पे, वो ऐसा रहता है। और जो वो आपने कहा इंसिडेंट ऐसा, वो एक बार हम पहले गए थे, वो सारा परिवार नहीं था, मिसेस बंसल थे, मैं था और हमारे साथ कुछ और लोग थे। उसके बाद मन में आया, इतना अच्छा लगा वहाँ के, पूरे परिवार को आना चाहिए। तो 2013 की बात है, उसमें ऐसा प्लान बना था कि हम दोनों बेटे, उनकी धर्मपत्नियाँ, बच्चे आगे, सभी का प्लान बना था कि हम वहाँ जाएंगे। लेकिन शायद भगवान ने कह दिया कि आप रुक जाओ, काम पड़ा तो रुक गए। और उसी दिन वहाँ जो इतनी डेवस्टेशन हुई, इतना वो पानी आया, बिल्कुल उसी वक्त था। तो मैं तो यही कहता हूँ कि परिवार ने ही, भगवान ने ही कहा कि नहीं, आपने नहीं आना, आप रुक जाओ। बिल्कुल। और अभी सर अगर मैं बात करूं कि आप इतने सारी पोजीशंस होल्ड कर चुके हैं, तो जो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ के लिए, वो आप कैसे लेते हैं? क्या सोच के कोई डिसीजन लिया जाता है किसी भी चीज़ के लिए? देखिए, मेरा तो एक मिक्स सा है। मैं ये कहूँ कि एकदम इंस्टेनियस कोई मेरी डिसीजन होती है, गट फीलिंग इतनी मजबूत है कि एकदम मैं कहूँ वो ठीक होता है, वो भी नहीं। चीज़ को ग्रास्प करने की, समझने की कोशिश करता हूँ, क्या सामने समस्या क्या है, सवाल क्या है, फिर उसके हिसाब से है। तो एक दोनों का एक मिक्स सा है। मैं समझता हूँ आदमी से गलतियाँ तो सभी से होती हैं, लेकिन एक कंसिडर्ड सा व्यू होता है मेरा, किसी चीज़ पे भी फैसला करूँ एकदम जल्दी से नहीं होता। लेकिन इतनी देर ऐसा भी नहीं होता कि देरी से पड़ा रहे, काम हो ही ना, वो भी नहीं। जी। आपका मैं स्टार्टिंग से जानना चाहूँगा कि आपका पॉलिटिकल करियर आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्या बचपन से ही था कि मेरे को बड़ा होके पॉलिटिक्स में जाना है या लीडर बनना है, या फिर बाद में कुछ ख्याल आया? बिल्कुल ज़ीरो से जानना चाहूँगा, स्टार्टिंग से। मेरा ख्याल एक्चुअली बचपन से था। ओके। एक तो ये है कि मैं कांग्रेस परिवार में पैदा हुआ। पिताजी अपनी जगह पे सीमित थे, छोटी जगह थी, वहाँ प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी के बहुत लंबा अरसा चलते रहे। इर्द गिर्द पूरे इलाके में उनका बहुत असर था। जब मैं देखता था MLAs उनके पास आते, पंजाब के मिनिस्टर्स होते वो उनके पास वहाँ आते, तो मैं उनको कहता था, भाई आप क्यों नहीं बनते? ऐसा सवाल मैं उनको करता था। छोटी जगह थी वो, मैं बचपन से कहता नहीं तुम्हें बनाएंगे। ही वुड ओनली से दिस कि तुम्हें बनाएंगे। तो मन में बसना शुरू हो गया था शायद ऐसे ही। स्कूल में गया तो रेजिडेंशियल स्कूल था, हॉस्टल में, वहाँ कई नेताओं के बच्चे थे, वहाँ उनसे भी बातचीत होती, वो अपने अपनों की बात करने। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बसता जा रहा था भी वेल करना है। पढ़ाई कॉलेज स्कूल तक की, अच्छा पढ़ाई में था। चंडीगढ़ में कॉलेज के लिए जब आया तो यहाँ देखा कि स्टूडेंट्स के भी इलेक्शंस होते हैं। वहाँ तो स्कूल में तो इलेक्शन नहीं थे, तो पहला इलेक्शन यहाँ कॉलेज में लड़ लिया और जीत गया यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में। जी। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी जब गए तो उतने में और दिमाग में बढ़ गया था, इधर उधर अखबार वगैरह को ज़्यादा पढ़ना और शुरू हुआ था। अखबारें तो मैं एक्चुअली पहले से ही बहुत पढ़ता था, और जब मैं अभी स्कूल में था शायद उस वक्त मेरी जनरल नॉलेज आज से कहीं ज़्यादा थी। कोई दुनिया का देश नहीं होगा जिसके प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के नाम का नहीं पता हो, जिनके करेंसी का नहीं पता हो, जिनके कैपिटल्स का नहीं पता हो। उस वक्त ज़्यादा थी नॉलेज आज से समय के साथ। लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ा। वहाँ यूनिवर्सिटी में हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल का सेक्रेटरी बन गया। उसमें भी काफ़ी फिर राजनीति थी, पॉलिटिक्स, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। मैं उसमें काफ़ी 45 के बीच में अल्टीमेटली बनना, लोगों को उठाना, लेके भागना, जो इधर सब बहुत कुछ को रहता था। लेकिन हमारा ग्रुप सभी के सभी इलेक्शन टोटल हम लोग जीते थे। हाई कोर्ट बार में आए, वकालत करनी शुरू की, वहाँ एग्जेक्टिव का इलेक्शन लड़ लिया, परमात्मा की दया से वो जीत गया। और शायद उस वक्त तक, बाद में तो और नौजवान बने होंगे, उस वक्त तक सबसे छोटी उम्र का मैं सेक्रेटरी भी बना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में। और उस वक्त जबकि कांग्रेस पार्टी जाना जाता था, तब तक मैं कांग्रेस का हूँ। तो उस वक्त सरकार कांग्रेस की नहीं थी, ये बात कर रहा हूँ मैं 1978 वगैरह की। तो केंद्र में सरकार दूसरी थी। एक बहुत अहम लीडर वहाँ के थे, उनके हमारे दोस्त थे वैसे, उनके बेटे के साथ यहाँ इलेक्शन हुआ, वो जीत गया, इसके बावजूद के कांग्रेस में नहीं था। तो उससे अच्छी एक और लिफ्ट मिली, यूथ कांग्रेस का मौका मिला, यूथ कांग्रेस वालों से ले लिया। यूथ कांग्रेस में यहाँ जाता था चंडीगढ़ में, लेकिन सीमित था, कभी कभी मीटिंग में चला गया, वकालत में अपना समय ज़्यादा लगा रहा था। फिर मुझे ऑफ़र वहीं से मिल गई कि चंडीगढ़ का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। फिर उस ढंग से बढ़ते गए। फिर चंडीगढ़ के जनरल सेक्रेटरी की बात है कि तुम पंजाब का जनरल सेक्रेटरी बन गया, जब मुश्किल डेज थे पंजाब यूथ कांग्रेस का।
चंडीगढ़ का प्रेसिडेंट बन गया, ये पहला ही था शायद ऐसे वक्त दोनों का होता रहा, यूथ कांग्रेस का ये आप प्रेसिडेंट 80s की बात कर रहे हैं? ये बात है 82 81 82 या वहाँ पहुँच गए। 82 में फिर मैं पंजाब यूथ कांग्रेस चंडीगढ़ का, पंजाब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। वो बड़ी पोजीशन थी उस हिसाब से, और मुश्किल समय थे उस वक्त बिल्कुल। आप जानते हैं 82 वगैरह में, 81 82 83 वगैरह में क्या माहौल से पंजाब गुजर रहा था। पूरे पंजाब का दौरा किया हम लोगों ने, एक शांति के लिए, एक अच्छे माहौल के लिए, बिना घबराए के रास्ते में कहीं प्रॉब्लम आएगी। जलंधर एक जगह थोड़ी सी हुई भी थी कहीं सी जगह पे, लेकिन घबराए नहीं, अपने सभी साथियों के साथ निकलते रहे। उसकी एक रिकग्निशन मुझे बहुत बड़ी जो मैंने उम्मीद नहीं की थी, सोचा नहीं था जब ये सब कुछ कर रहे थे, बस वो तो लगे थे। वो श्री राजीव गांधी जी ने उस वक्त इतने में मुझे सीधी राज्यसभा दे दी। उसके बाद तो आई वॉज जस्ट 35 साल की उम्र में राज्यसभा, जो सोचा नहीं था। राजनीति सोच रहे थे जब ऐसे ऐसे बढ़ रहे थे, ये नहीं कि मन में बनने का नहीं था पहले MLA बनेंगे, फिर किसी वक्त स्टेप बाय स्टेप पंजाब में था है, फिर किसी वक्त लोकसभा में जाएंगे, सब था। ये भी मैं कहूँ कि नहीं था कुछ मंत्री वगैरह बनने का, वो भी दिमाग में आता था सब कुछ, लेकिन वो एक एम्बिशन था, वो ओवर एम्बिशियस नहीं था। मैं सब तरह के काम मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम किया हुआ है। वहाँ से रिकग्निशन मिलती गई और वो परमात्मा की दया से अच्छी मिलती रही, जिसके कारण ही बनता रहा। जी, आपने PU की बात की, कॉलेज के डेज की अपनी, तो कॉलेज में अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स आपके कॉलेज डेज कैसे होते थे? क्या आज भी पुराने दोस्त टच में है? हाँ, कहीं कहीं हैं। और उन दिनों में प्लेस का ड्रामा में थे। स्कूल में तो ड्रामा में बहुत था, स्कूल में तो ड्रामा में बहुत प्ले किए हुए हैं, कॉलेज में भी था। और हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल जो होता है, उसमें इंग्लिश का प्ले, उसमें तो हम फर्स्ट आए थे। रोपड़ हुआ था उस वक्त यहाँ से चंडीगढ़ की जगह, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेस थे उनके बीच में था आपस में, उसमें हम फर्स्ट आए थे वहाँ। लेकिन वो स्टेज के प्ले छोड़ के अब दूसरा ड्रामा करना शुरू कर दिया जिंदगी में। उसके बाद पॉलिटिकल ड्रामा। जी। कॉलेज की कोई, सर सॉरी मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, कोई लव स्टोरी, कोई लव लाइफ ऐसा कुछ? नहीं, इसी में उलझे रहे थे। कॉलेज में तो लड़कों का कॉलेज था, कोई मतलब नहीं। यूनिवर्सिटी में जरूर बहुत से मुलाकात होती थी, बट उसको कहते हैं प्लूटोनिक लव। कोई लव स्टोरी नहीं, बट प्लूटोनिक लव, एक जिसको वो वेल होता है, काम इकट्ठा करने का मौका मिलता है, वो करते हैं। बट फर्स्ट आपको मेन लीडरशिप का रोल, जैसे ही आप पॉलिटिक्स में आगे आए, कौन सा सबसे मेन रोल आपको लगता है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट था पंजाब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, वैसे तो सभी को मैं कहता हूँ कि आगे उन्हीं के एक स्टेपिंग स्टोन ही रहे वो हाई कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट के एडवोकेट्स ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया हर वक्त, उनके कारण आगे बढ़ा। सही मैंने तो वकालत करनी शुरू की, वहाँ से ये मुझे एक इम्पटस मिला, एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके ज़रिए आगे बढ़ा। बट अगर फर्स्ट रिकग्निशन बड़ी कहूँ तो वो पंजाब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना था। और उसके बाद एकदम नेचुरली राज्यसभा, जैसे मैंने कहा, सोचा भी नहीं था, राज्यसभा मिल गई एकदम उसके बाद। तो किसी को अगर पॉलिटिक्स में जाना है, तो एक तो आपने बताया कि कॉलेज में इलेक्शंस वगैरह जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके वहाँ आप अपना रोल निभा सकते हैं, देन वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर किसी को पॉलिटिक्स में जाना हो, कोई कॉलेज में नहीं है, तो वो कैसे जा सकता है? ये देखिए, ज़रूरी है ये नहीं कि उसी से ज़रिए जाना होता है। जैसे मैंने कहा, मेरा तो वकालत के ज़रिए ज़्यादा हुआ अल्टीमेटली, लेकिन बहुत हमारे साथी यूथ कांग्रेस में और जगह थे, वो कॉलेज में भी शायद नहीं थे। और ऐसे बड़े विशाल देश में सभी को आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सब बहुत पढ़े लिखे हों। मेरा तो वाजब रीजनेबली पढ़ाई की है, बड़ी ऊंची नहीं की, लेकिन उसके बिना भी होते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबी है, उसमें सब हुआ सकते हैं। कामराज जी थे, कितना पढ़े हुए थे, कम पढ़े थे, लेकिन कितनी उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेंट था, वो बने। उसके लिए मैं बहुत कुछ तो अगर शायद राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक स्टेडफास्टनेस चाहिए आपको, मन में चाहिए कि हाँ मैं इसमें काम करना है। और मैं ये लगाएगा थोड़ा बहुत कोई जैसे किसी तरह का कोई एक कॉन्डिसेंडिंग टू किसी को कुछ सबक दे रहा हूँ, वो नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि राजनीति में क्या मंतव्य है, किस कारण आना चाहते हो। सिर्फ ये नहीं कि कोई ओहदा लेना है। मैं बनना चाहता हूँ कुछ बन के कुछ मैं कर सकूँ। आप अपने इर्द गिर्द क्या कुछ देखते हो, उसमें क्या चीज़ करना चाहते हो, आप तब्दीली कहाँ क्या लाना चाहते हो, उसमें अगर आपके पास कोई इफ़ेक्टिव रोल हो तब आप क्या कर सकते हैं। मैं ये थे, यूनिवर्सिटी में हम लोग थे, हमारा ये सोशल वर्क का बहुत काम था। पंजाब यूनिवर्सिटी यूथ सर्विस क्लब था, एक यूथ सर्विस, वर्ड सर्विस था उसमें। वो कोई पॉलिटिकल नहीं था, कोई और नहीं था। गांव लेने इधर चंडीगढ़ के इर्द गिर्द वहाँ जाके गलियों की सफाइयाँ की हुई हैं, नालियों की सफाई की हुई हैं, बहुत तरह के हम लोगों ने सभी ने काम किया। उस वक्त ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवाना, खुद भी देना उस वक्त,
कैंप्स ऑर्गेनाइज करने, कई तरह की चीज़ें उसमें होती थी, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप्स। उनसे साथ साथ पॉलिटिक्स का भी थोड़ा रहता था, बट एक मिशन रहता है कि हाँ मुझे जीवन में कुछ करना है, कहीं जगह क्या अचीव करना है, वो एक सभी के मन में वो होना चाहिए। यू शुड बी फायर्ड बाय दैट ज़ील कि हाँ मैंने ये बन के, या कहीं आप कुछ भी देखते हो देश में, तो ये नहीं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं हो पाता, या ये नहीं कि एक आप देखते हो कहीं कोई कुरीति है, कोई कमी है, मैं राजनीति में आके ही करूँगा, शायद राजनीति में मौका ही ना मिले। कितने बड़ी तादाद में लोग आते हैं इसमें, कितने कम लोगों को, वहाँ मैं समझता हूँ चांस भी एक चीज़ होती है, कितने कम लोगों को आगे ऊपर जगह मिलती है। क्या जितने हमारे से काबिल लोग यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़े, सारे भरी पड़ी हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, मेरे से कहीं काबिल होंगे लेकिन नहीं मिल पाता मौका। लेकिन उसमें आपको बातचीत करने का भी एक समझ सी होनी चाहिए। अगर आप बोल ही नहीं सकोगे, कहीं पार्लियामेंट में भी बात नहीं कर सकोगे, तो आगे आप कैसे हिस्सा ले पाओगे कमिटीज़ में, कैसे आप वहाँ आगे अपने आप को एक्सप्रेस करके अपना बात बता सकोगे और प्रिवेल कर सकोगे। कई बार बहुत हुए मौके, एक कानून बनना था, उसको कन्वर्जेंस बिल था, उस वक्त हम अपोजिशन में थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय हम लोगों का विचार था कि ये वाजब ठीक नहीं है। हमने ऐसा काम किया, हमने एक एक उसका क्लॉज पढ़ के, एक एक बात को देख के ऐसा किया कि हमने उसको बिल को पास नहीं होने देना था और गवर्नमेंट को बेबस कर दिया। उन्होंने खुद ही कहा हाँ इसमें ये कमी है, हम इसको तो वापस लेते हैं, इस वक्त विड्रॉ किया उन्होंने। तो उसका होता है दैट गिव यू द सेटिस्फेक्शन कि क्या काम आपने कैसे कर पाओ। उसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको हार्ड वर्क, वैसे कहते हैं भी जो है ना, डेम लक स्माइल्स ओनली ऑन द पीपल हु वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत अच्छी करोगे तभी आपको किस्मत भी तभी उठेगी, लेकिन लक का एक, किस्मत का भी एक फैक्टर रोल है। हाँ, लक का रोल होता ही होता है। राइट। आप अभी बता रहे थे कि 90s में जब आपको ये सारे 1980s में जब आपको ये सारे लीडरशिप रोल मिल भी रहे थे, तो उस टाइम जो देश में चल रहा था वो माहौल आपने वो देखा है, तो उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे आप? एक तो पहले जैसे आप जानते हैं कि जब 80 में तो कांग्रेस वापस आ गई थी, 77 में, उन दिनों में हम यूथ कांग्रेस में ही थे, अभी पोजीशन तो छोटी ही मिली हुई थी। मिसेस इंदिरा गांधी को जिस वक्त अरेस्ट किया था, अरेस्ट करके उस वक्त एक मौका मिला था हमें एकदम सभी को कोर्ट अरेस्ट करवाने का। पूरे हिंदुस्तान में कितनी बड़ी तादाद में लोग हुए थे, हम यहाँ सभी सीनियर लीडर्स पंजाब के जो मेरे से बहुत उच्च कोटि के, हम तो बिल्कुल यंगस्टर थे, उन सभी के साथ जो चीफ मिनिस्टर रह लिए थे, जो मिनिस्टर्स रह लिए थे, जैसे सरदार दरबार सिंह जी, ज्ञानी जैल सिंह जी, ढिल्लों साहब, कैप्टन जनरल स्पैरो, पता नहीं कौन कौन, मतलब ऑल टॉप, आप उनको किसी कोई भी हो, सब यहाँ उसी वक्त बुड़ैल जेल में थे, उन्हीं के साथ हम थे। और जाना, उनसे बातचीत करने का मौका मिलता था, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता था, उनके अनुभव जानने का मौका मिलता था, उनसे सवाल करते थे जी आपके समय कैसा ये था, कैसे ये, उससे भी बहुत बड़ा आपको अंतर आया। लेकिन फिर जब आगे बढ़े, फिर हालात 80 के बाद तो हमारी सरकार आई, लेकिन बहुत जल्दी उसके बाद ये पंजाब में जो हालात हुई टेररिज्म के, वो बहुत हुआ। उसमें लोग, आप सब जानते हैं कि कैसे एक दौर से पंजाब निकला। उस वक्त वो एक चैलेंजिंग जॉब था जब वो यूथ कांग्रेस का मुझे मिला, उसको उस वक्त एक फियरलेसनेस के साथ, लेकिन एक सिंसेरिटी के साथ, कोई ये नहीं कि जैसे साइड लेनी है, कोई चीज़ गलत फलत ही बोलनी है, वो नहीं, बस क्या मंतव्य है आपका, कि एक सभी के बीच में आपसी प्रेम आप में होना चाहिए। जो वो था अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, कि ये सभी के मन में ये होना चाहिए कि हम सब एक हैं। उन मैसेजेस के साथ हम जाते थे, वी वन नेशन वन पीपल, हाँ देश एक हैं, वी आर वन नेशन। अब उसमें भिन्नता बहुत है, इसमें फिर कहते हैं भी अनेकता में एकता, ये हमारे उन दावों, हम उनके साथ अपने स्लोगन्स के साथ, इनके साथ अपने प्रोग्राम्स में निकलते थे, जिससे अच्छा लोगों से ट्रैक्शन भी मिलती थी, लोग आते भी थे प्रोग्राम्स में, जबकि सब रात के समय घर से निकलते नहीं थे, हमें रखते भी थे अपनी अपनी जगह पे, आगे आगे बढ़ते रहे थे। उससे काफ़ी अच्छा एक ज़िंदगी में अनुभव मिला था जो आगे काम आया। जी, आपने अभी बताया कि उस दौरान आप भी जेल में गए? बुड़ैल जेल में 15 दिन रहे थे। अच्छा, तो मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था या पता नहीं कहीं मैंने सुना कि जो लोग जेल में जाते हैं वो आगे चल के पॉलिटिकल वे में, इन ए पॉजिटिव वे, वो बहुत आगे ही बढ़ते हैं। पता नहीं, ये तो कह नहीं सकता कोई, लेकिन वो उसका एक अंग था। लेकिन उनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं हम लोगों का, जिन्होंने, पंडित नेहरू ने 9 वर्ष जेल में रहे, कितने कितने हमारे जिनको अननोन अनसंग हीरोज, हमारे
काला पानी में जाते रहे, अपने परिवार को सब छोड़ के वहाँ निकलते रहे, कैसी यातनाएं उन्होंने सही उस वक़्त, उनका तो कोई हम देन ही नहीं दे सकते। उनकी तो ऋणी रहेगा देश हिंदुस्तान हमेशा। शायद हम भूल जाते हैं उनको आज के माहौल के हिसाब से, लेकिन उस वक़्त जिन लोगों ने, उनको क्या पता था कब आज़ादी मिलेगी, लगे हुए थे बस आज़ाद करवाना है हिंदुस्तान को। उस वक्त तो ये था, एक ही मोटिव था बस। हमारे समय तो ये था कि पता ही है कि उनको बाहर आएंगे, हम इतने दिन में एजिटेशन करेंगे, वो आ जाएंगे। 15 दिन की एजिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो गई थी। उस वक्त तो वर्षों के वर्षों निकल जाते थे उन लोगों के, कितना कितना समय उनको लगाना पड़ता था जेलों में, और पता ही नहीं रहता था। जो अच्छे होते थे, पंडित नेहरू जैसे, उन्होंने तो किताबें बड़ी बड़ी लिखी, फिर उनको वो मौका मिला। लेकिन सब कुछ त्याग था उस वक्त उनके दिमाग में, ये था देश के लिए त्याग देना है जो भी कुछ। वो भावनाएं तो आज के दिन हमारे बीच में, मैं अपने के बीच में, मेरे तो वो किसी के वो नहीं हो सकती। आज मैं वो ज़्यादा वो कहने वालों में नहीं कि आगे के इसका स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन वो जो उस वक्त भावनाओं के साथ आदमी काम करता था, वो तो शायद आज के दिन हम लोगों में किसी में भी नहीं है। जी, आप सर 4 बार चंडीगढ़ से MP रहे हैं, क्या मोटिवेशन रहती है और क्या आपको मोटिवेट करता है इतना, क्या एनर्जी मिलती है आपको, कहाँ से एनर्जी मिलती है? मैं इलेक्शन लड़ता रहा हूँ, जीतता भी रहा हूँ, हारता भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तो, लेकिन ये तो लोगों का प्रेम था, लोगों का वो था। एक तो यही था कि चंडीगढ़ का सब कुछ मालूम है अब तक तो, कहाँ गांव तो पहले वक्त से मालूम था। जैसे मैं कह रहा हूँ, जब यूनिवर्सिटी में थे, गांव में अलग अलग जगह जाके हम काम उस वक्त करते थे, सोशल वर्क, उन चीज़ों का पता है। लेकिन सब जगह, यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे साथ के, यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरे उस वक्त के साथ, लॉर्ड हाई कोर्ट के अपने साथी सारे एडवोकेट्स, ऐसे मेरे को एक गुडविल वो बहुत बड़ी मिली थी, जिसके साथ आदमी आगे पुश हो जाता है भी हाँ आपका एक समर्थन है, ये लोग साथी आपके साथ लगे हैं। और सबको प्रसन्नता होती थी कि हमारे बीच का एक लड़का आगे बढ़ा है, आगे वो निकला है। तो उसका बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ता था अपने पूरे कैंपेन में उसमें, जिसके साथ एकदम शायद उनको मिलते भी नहीं थे, कभी बातचीत नहीं होती थी। वो ये उनके मन में गिला नहीं होता था कि बन गया, अब कभी मिला ही नहीं, किसी कभी फ़ोन ही नहीं किया। समय आता था दूसरी बार फिर लग जाते थे, अपने आप पहुंचते थे वो, जिससे आपको एक अच्छा एक होता है जो फीलिंग सी मिलती है, उससे आपका हौसला बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता है उससे। उस हिसाब से वो, ये मैंने कभी सोच के नहीं लड़ा इलेक्शन कि नहीं टफ है, हार जाएंगे, घबरा जाएंगे। लड़ाया तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, रिजल्ट कुछ भी हो उसको भूल जाओ। और ऐसा कभी ऐसा विचार था नहीं ये तो पक्का जीतेंगे, जैसे 2019 का एक सेकंड दिमाग में नहीं था कि हारेंगे। सब जगह जहाँ जा रहे थे कैंपेन के लिए सब कह रहे थे, एक टर्म हार चुका था 2014 वाली, अच्छी नहीं थी, पता था, फिर भी लगे रहे। लेकिन 2019 में तो पक्का विश्वास था कि जीत रहे हैं हम। सब जगह लोग कह रहे थे अब तो जीते हुए हो, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, क्यों गर्मियों में घूमते फिरते हो। रिजल्ट आना शुरू हुआ, पहले ही एकदम गया, मैंने कभी ख़त्म काम, आइडिया लग जाता है। लेकिन एक सेकंड के लिए मन में चिंता नहीं आई, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये हो गया, ऐसा चलता ही है, जीत हार तो होनी ही है। कोई निश्चित तौर पे थोड़ी है कि आपका कोई एक बर्थ राइट है, जन्म अधिकार है कि आपने जीतना ही है, वो तो नहीं है। इसमें पड़े हैं, उतराव चढ़ाव होते हैं, आपको मैदान में उतरना है, खेलना है, हार जीत तो लगी ही रहेगी, लगे रहेंगे, चलता रहता है, वो ऐसा रहा वो तो सर आज के जितने भी यंग लीडर जो आ रहे हैं वो बहुत कुछ मन में सोच के आते हैं, बट आपके अकॉर्डिंग उनको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, या क्या सोच के आना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं करनी है? कुछ लाइफ की मिस्टेक्स, पॉलिटिकल मिस्टेक्स से आपने लर्निंग ली हो। और जैसा आज के टाइम में देखा है, एक बहुत बड़ी चीज़ कि लॉयल्टी जो है आज के टाइम में बहुत कम हो चुकी है, चाहे वो मैं पार्टी लेवल, पॉलिटिक्स लेवल पर कहो, चाहे ऑफिस में जॉब करने वालों की कहो, वो कुछ भी थोड़ी देर तक, साल भर भी नहीं टिकते हैं लोग, 2 साल भी टिकते, सेम फॉर पॉलिटिक्स एज वेल। आज के टाइम में लोग इतनी पार्टियां बदल रहे हैं और आप इतने सालों से एक ही पार्टी में हो। देखिए, मैं नसीहत तो किसी को देने के काबिल नहीं, ना ही देना चाहूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो आपने आखिर पे कहा कि इतने समय से एक ही पार्टी में हो, मैं समझता हूँ हर एक को अपनी अपनी पार्टी में ही रहना चाहिए। पॉलिटिक्स में आप किसी आइडियोलॉजी के साथ आते हो, किसी आपको कोई
आप बचपन से आप देखते हो, कुछ कहीं ऑब्जर्व करते हो, कोई चीज़ आपने देखा, वहाँ उसको ग्रहण किया, ये कैसा है, क्यों इस पे ऐसा क्यों है, वहाँ हम धर्म के नाम पे क्यों झगड़ रहे हैं, परमात्मा ने थोड़ी धर्म दे के भेज, मतलब उनको क्या पता, बस आ गए, हम किस परिवार में आ गए जन्म के साथ, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी वहाँ आया हूँ, तो लेकिन हम आपस में क्यों इनके कारण फ़र्क डालते हैं, तो आपके विचार बनने शुरू होते हैं, कुछ पारिवारिक भी होते हैं, जैसे मैंने कहा परिवार में कांग्रेस के परिवार में पैदा हुआ, पिताजी इसमें थे, पहले प्रजामंडलेस थे, आज़ादी के समय से पहले ही वो जो पेप्सू में प्रजामंडल होता था, ना कि कांग्रेस का ऐसा, इसके एसोसिएटेड मूवमेंट होती थी, जहाँ स्टेट्स होती थी महाराजों की, वहाँ एसोसिएटेड मूवमेंट जो कांग्रेस की होती थी उसका प्रजामंडल था नाम पेप्सू में, तो उसमें थे। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि आइडियोलॉजी सबसे बड़ा बेस होना चाहिए पहले तो। आप कांग्रेस में कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है, आप किस चीज़ में विश्वास करते हो। हमारे जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें निचोड़ आ गया उसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब संविधान की हमारी वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट ऑफ अपने जो लक्ष्य बताए, उनका जो व्याख्यान किया, वो हमारा ये है कि हिंदुस्तान कैसा होगा, वो भारत कैसा होगा, द आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया तो कोई किसी को भी कह सकता, उस वक्त आइडिया ऑफ इंडिया क्या था, हमारा आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने जब कहा था, ये नहीं कि अपने अंग्रेज़ गोरों को भगा के, गोरे शासकों को भगा के भूरे आ जाएं, वो यह है कि एक एक इंसान महसूस करे आज़ादी का, उसमें ये है सब एक बराबर होंगे, एक राइट होगा, सभी को अधिकार होगा, कहीं भी जाके सेटल करे, कोई भी प्रोफेशन अपनाए, कोई भी उसकी भाषा हो, कहीं भी का रहने वाला हो, और एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी होगी जिसमें सब धर्मों का सर्वधर्म संभाव। हमारा सेकुलरिज्म कोई अंग्रेज़ी की किताबों वाला नहीं है, कोई बाहर वाले जो बाहर सेकुलरिज्म को कहते हैं कि धर्म से दूर, वो नहीं। हमारा था इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, जो वसुधैव कुटुम्बकम, हमारा तो वो था जो हमारे सनातन हिंदू धर्म में है हर वक्त, कि सब एक हैं। उस आइडियोलॉजी के साथ अगर आप निकलो, धर्म आपका घर में है, बाहर नहीं है, और बाहर सभी का भला सोचना है, सभी का अच्छा करना है, कि देश ने और आगे जैसे निकलना है, तो वो उसके लिए हमें इकट्ठे सबको मिलके देश को, सभी को साथ ले जाके, हम देश में लोगों को बांट के नहीं काम कर सकते। देश में अंतरकला होगी तो देश मजबूत नहीं हो सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता, हम जितना मर्जी लोगों के मन में भरम डालें करें। वो आइडियोलॉजीज़ होनी चाहिए, इसके खिलाफ भी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। एक बिल्कुल लेफ्ट आइडियोलॉजी है कि सब कुछ सरकार का ही होना चाहिए, जैसे कम्युनिज्म है। एक राइटिस्ट है बिल्कुल कि सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दो, कहीं कुछ होना ही नहीं चाहिए। एक है मिडिल पाथ जो कांग्रेस का था, लेफ्ट, सेंटर से थोड़ा लेफ्ट, जिसमें आम आदमी के लेवल को ऊंचा उठाने वाला वो था। वो आप जानते होंगे 1920 का जो बॉम्बे क्लब था, जो उस वक़्त के इंडिया में, अभी तो बहुत दूर थी आज़ादी, अभी मिलनी नहीं थी, उस वक़्त के भी वहाँ बातें होती थी कि सब कुछ हम लोग नहीं कर सकते, हमारे पास वो सरमाया नहीं है, हमारे पास वो संसाधन नहीं, साधन नहीं है, तो सरकारों की तो ज़रूरत हर वक्त रहेगी कुछ उनके हाथ में काम। वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी, एक ऐसा जिन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बाहर पैसा नहीं, उनका देश में उनका गवर्नमेंट उनका ध्यान रखे। इतना हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इतनी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम है, बीमारी इतनी ज़बरदस्त फैलती है, द स्कर्ज ऑफ वाइल उसका जो बीमारी का होता है, इतनी उसकी, उन चीज़ों के लिए उस वक़्त ये था कि ये सरकार को अपने हाथ में चीज़ें चाहिए कुछ। वो आइडियोलॉजी जिस पे मैं बात करता था, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी वो रही है, वो आइडियोलॉजी पसंद थी, और मुझे ये था। उस हिसाब से भी आम आदमी अपना अपना जो व्यापार करना चाहता है, उसके रास्ते में कोई विघ्न नहीं हो, अपना काम करे। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें, डैम्स बनाने हैं, प्राइवेट डैम्स कैसे आप कह सकते, उस वक्त कह सकते, आज के दिन तो बातें कर सकते हैं। कहाँ प्राइवेट डैम्स बन सकते थे, कहाँ प्राइवेट पोर्ट्स बन सकती थी, कहाँ एयरपोर्ट्स बन सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों का लेवल बढ़ा। मेरे से बड़े लोगों से बातें हुई हैं अलग समय, वो कहते हैं ये कांग्रेस की नीतियों के कारण ही हम यहाँ पहुँचे हैं। कहाँ था वो किसी के पास, कहाँ थे ये कैपिटल, कहाँ थी उस वक्त, ये संसाधन कहाँ थे, सारे रिसोर्सेज किसी ढंग के आगे निकलने के लिए। तो जो पॉलिसी कांग्रेस ने उस वक्त फॉलो की, उसके हिसाब से हम आगे निकले हैं। तो मतलब लॉन्ग टर्म देखा भी जाए तो लोग भी उसी पर्सन को फॉलो करेंगे, के साथ ही रहना चाहिए। ये अलग बात है, आज के दिन लगता है उम्र पड़ी है हमारी, 30 वर्ष अभी पड़ी है, ये पार्टी आदमी इसमें मार खा गए, ये पार्टी कह रही है आ जाओ इधर, टिकट दे देंगे हम, तुम आप इधर आ जाओ, अगली बार उधर भागे, वो अगली बार उधर भागे। मैं समझता हूँ वो नहीं करें तो अच्छा है, लेकिन आजकल शायद हम अपनी कामयाबी भी इन्हीं चीज़ों से नापने लग गए कि जो बने रहेगा मिनिस्टर
वो आया राम गया राम शब्द यहीं से तो इधर से बना था ना, कि दिन में 2-2 बार ओथ दोनों तरफ से ले ली जाके। तो ऐसा नहीं चाहिए। मैं तो ये कह सकता हूँ, आप अपने आइडियोलॉजी से बंधे रहो। बहुत समय निकलता है, नहीं मिलते, और बहुत लोग कम को मिलता है, जो हमें मिल लिया, लेकिन नहीं भी कभी कुछ मिलता। अपने कंसिस्टेंसी अपनी आइडियोलॉजी के साथ रखो, उसके साथ काम होना चाहिए। ये मेरा एक अपना विचार है, नसीहत नहीं है। जी 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 जी। अब इसी चीज़ से सर मैं आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जो यंग लोग देख रहे हैं उनके लिए तो है ही है, साथ ही एक बात ये भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले 2019 के आसपास जब चंडीगढ़ की रैंकिंग आई नेशनल लेवल पे, तो बहुत ज़्यादा वो डाउन थी, बहुत ज़्यादा लो थी। जर्नली चंडीगढ़ टॉप 3 में तो पहले हमेशा होता ही था, लेकिन तब इतनी ज़्यादा रैंकिंग उसकी बाहर देख के टॉप 10 से भी मेरा पर्सनल लेवल पे मेरा दिल बहुत ज़्यादा वो हो गया कि यार क्या शहर था और कहाँ हम पहुँच गए। और उस वक्त मेरे मन में एक वो ख्याल आया कि नेक्स्ट MP इलेक्शन के लिए तो मेरे को तैयारी करनी है, मेरे को भी चंडीगढ़ से MP बनना है। तो मैंने कहा कोशिश करते हैं, कैसे बनते हैं देखते हैं। एंड देन बाद में पता चला अरे इसमें तो बहुत कुछ होता है, इतना इजी भी नहीं है। और फिर मन में ख्याल है चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भी सही, इस बार तो नहीं, अभी तो आप कर रहे हैं मजाक कर रहा हूँ। बट कोई टिप्स अगर आगे के लिए कुछ MP बनने के लिए मन में? क्यों नहीं, सभी के मन में वाजिब होना चाहिए और कंट्रीब्यूट बहुत कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक नौजवान मेरे पास आए यहाँ के और मुझे कहा जी कहते आई वांट टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरे पास यहाँ आके उन्होंने कहा वेल आई सेड आई एम इन नो पोजीशन टू मेक यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट आई कैन ओनली गाइड यू कि आप इन चीज़ों से ऐसे लगो, गेट एक्टिव इन आर पार्टी। मैंने अपनी, वो पार्टी के भी नहीं थे, अपने मेरे कहा गेट एक्टिव इन आर पार्टी, हमारी पार्टी में एक्टिव काम करो, आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इसमें बन सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, he became the prime minister of India, he became the finance minister of India, he became the prime minister of India। और इतनी बड़ी उनका योगदान, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी हमारी इकोनॉमी में रही। और वो पूरा बात पहले नहीं हुई, इकोनॉमी के समय के साथ थोड़ा आपने बदलना भी होता है, तो कोई रिजिड डॉगमाज नहीं है हमारे कांग्रेस के। समय के साथ अगर ज़रूरत है कई चीज़ों को ओपन अप करने की, जैसे ज़रूरत पड़ी थी, उसके एक लेवल के आपके डेवलपमेंट तक स्टेट के इंटरवेंशन से ही है, उसके ऊपर आपकी ग्रोथ स्टेट की एक एज फैसिलिटेटर होती है। ये नहीं कि सब कुछ दे दो दूसरों के हाथ में, फैसिलिटेट करो, लेकिन बहुत चीज़ें संभालो, औरों को बहुत अपने पास रखो। इस ढंग से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वो मिक्स्ड इकोनॉमी को थोड़ा सा आगे ट्वीक भी, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा अंतर भी आया, लेकिन आगे लेके बढ़े उसको। उसी की कंटिन्यूम है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू होते वो भी उतना ही करते उसके हिसाब से। ये कोई रिजिड नहीं था, तो हिंदुस्तान के हिसाब से करने का, लेकिन मन में एक सिंसेरिटी के साथ भी, हाँ ये चीज़ें हमें ऐसे फ़ायदा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इससे मिलेगा, ना कि ये कि अंतर बढ़ता रहे, हमारे बीच में असमानता बढ़ती रहे, जो गरीब होते रहे, अमीर होते रहे। वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं, वो हो रहा है इस वक्त। वो 50% लोग आज के दिन देश में 50% लोगों के पास, नीचे वाले आर्थिक तौर पे, उनके पास एसेट्स सिर्फ 3% हो। तो हम किस जीडीपी की बात कर रहे हैं? उस जीडीपी से क्या लेना है जब उसमें लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगे, जॉबलेस ग्रोथ हो, उसका तो फायदा नहीं। बट ये कांग्रेस का आइडियोलॉजी की बात मैं करूँ, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बंधे हुए हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट सर, ये तो एक मेरे मन का ख्याल था जो मैंने सोचा था। नहीं, मैं समझता हूँ नौजवानों के सभी में आना चाहिए, तभी काम आगे बढ़ा होगा। और जहाँ तक आपने सवाल किया था कि हालात का, उसी के कारण आपका आया भी इतना अच्छा होता था, पीछे गिर गया, उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं कि अब उसी बात पे मैं भी राजनीतिक आदमी हूँ, तो पॉलिटिकल हूँ, वो इस कारण अपनी पार्टी की अपनी बात भी कहूँगा ही उसमें। जब मैं था यहाँ का नुमाइंदा और कांग्रेस केंद्र में डोमिनेंट पार्टी थी यूपीए की, उस वक्त हम 2 वर्षों तो कॉरपोरेशन में 1 नंबर पे आए, और कॉरपोरेशन भी चंडीगढ़ में उस वक्त कांग्रेस के पास ही थी, और 1 वर्ष हम नंबर 2 पे आए। इतना अच्छा रिकॉर्ड था। जितना काम उस वक्त हो रहा था सफाई वगैरह का, मैं मानता हूँ समय के साथ ज़रूरत बढ़ती है, आबादी बढ़ती रही, होता रहा, लेकिन ऐसा क्यों कि वो काम सब बंद हो जाए? वही मेरा पॉइंट था, क्यों हो जाए एकदम, इतना क्यों गिर जाए? ये देखने की, सोचने की बात एकदम सभी के लिए चिंता का विषय था, चिंता का विषय सोचने के लिए, आगे प्लान ऑफ एक्शन बनाने के लिए। वो नहीं हुआ, अब थोड़ा हुआ। 11 पहले 13 नंबर हो गया था, अब 11 नंबर आ गया, 11 से अब 11 पे है। बट सर ऑन अ सीरियस नोट, हम मतलब चंडीगढ़
जहाँ था चंडीगढ़ सभी से आगे था पहले से ही, और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ चंडीगढ़ वहीं रह गया, बाकी सभी आगे निकलते गए। तो ऐसा क्या रीज़न है जो हम बहुत पीछे रह गए? हम लोग compete कर रहे थे, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि हम लोग अब चंडीगढ़ में सभी बेसिक मूलभूत सुविधाएं तो सारी हैं हमारे पास, अब हमें compete करना है तो वर्ल्ड लेवल पे करना है, हमें सिंगापुर जैसे आगे बढ़ना है, लंदन जैसे आगे बढ़ना है, बट हम पीछे ही रह गए। देखिए, उन सभी शहरों की भी अपनी अंडर वैलीज हैं, वहाँ सब कुछ सब बढ़िया नहीं है, बहुत जगह जाने का मौका मिला है, तो वहाँ भी एरियाज़ आपको मिलेंगे जहाँ स्लम्स एरिया हैं, वहाँ कुछ हैं। ऐसा नहीं कि हम सब जगह बहुत हैं, अपने आप को सेल्फ कंडेमनेशन करते रहें, अपने आप को भुगोते रहें कि हमारा कुछ नहीं, ऐसी भी नहीं है बात। लेकिन हमें समय के साथ हमारी आबादी बढ़ती रही। चंडीगढ़ का जब प्लान किया था 5 लाख आबादी के लिए ही था, 5 लाख की यहाँ आबादी अब आज के दिन 12 लाख है। चंडीगढ़ तो लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ एरिया बंद हो गया। चंडीगढ़ में जो लोगों ने आके चंडीगढ़ को बनाया, लोग उसके तरह अलग अलग व्यूज़ होंगे, मैं समझता हूँ सभी के लिए बराबर का है। जब हम संविधान की, मैं वो प्रियम्बल की बात करता हूँ, जिन लोगों ने चंडीगढ़ में आके बनाए, बड़े बड़े इमारतें यहाँ बनाई, सब भवन बनाए, उनके लिए रहने की जगह नहीं थी, तो उनके लिए एकदम साथ के साथ बनाते रहना पड़ा। प्रेफरी में अलग अलग जगह रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज़ बननी शुरू हुई, वो सब चीज़ साथ साथ समस्याएं रहीं। आबादी बढ़ती गई, आबादी के साथ कारों का नंबर बहुत बढ़ता रहा। उनके लिए वी हैव नॉट केप्ट पेस विद द चेंजेस रिक्वायर्ड, जो बदलता रहा उसके साथ, उसके हिसाब से हमने नहीं किया कि हमें अब सड़कों के लिए छोटी छोटी बातें, जैसे मैं कहूँ स्लिप रोड्स का, आई एम नॉट एन इंजीनियर, आप तो बल्कि हैं, एक लेमैन फॉर दैट मैटर, वो था यहाँ का, ये सड़कों की बात हुई, मैंने वैसे ही कहा एक मीटिंग में, मैंने कहा जी अब चंडीगढ़ में जब हम लाइट पे रुकते हैं, जिसने बाएं घूमना होता है वो तो बाएं घूम जाए, वहीं से वो क्यों लाइट के लिए वहाँ के लिए इंतज़ार करे। वो चीफ इंजीनियर कहते सर उसको स्लिप रोड्स बोलते हैं, स्लिप रोड्स बनाए। मैं कहा हाँ प्लीज़ बनाइए स्लिप रोड्स। स्लिप रोड्स बननी शुरू हुई, वो पहला ऐसे करके शुरू किया। किसी को मैंने एक बार कहा, दिल्ली देखा था चौकों पे लाइट्स का, मैंने कहा चौकों पे, कहते चौकों पे लाइट कहाँ होती है, कैसे? मैंने कहा चलो वहाँ जाके काली बाड़ी वाली जगह पे देखो, दिल्ली, वहाँ सब जगह वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, भी ये चीज़ करवानी है, ये चीज़ होनी चाहिए। चौकों पे मैंने कहा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं हम जो दाएं से आता है पहले उसका अधिकार है, हम कहाँ समझते हैं, आज तक भी नहीं समझते पढ़े लिखे, कोई बाएं से निकाल गया, कोई दाएं से निकाल गया, तो वहाँ चौक पे रश पड़ जाता है एकदम। जब वहाँ सिपाही खड़ा है, जब कोई रास्ते में रोका है, तो लाइट्स पड़े हैं, उसको लाइट्स दूर रोक लें, वहाँ रास्ता नहीं रहे, वो राइट, जो ट्रैफिक फ्रॉम द राइट पहले निकले, फिर ट्रैफिक फ्रॉम द लेफ्ट निकले, उस हिसाब से आपको ऑर्डरली करो, तो लाइट्स लग गई उसके बाद। तो उन चीज़ों का एक ऐसे फ़र्क पड़ा। लेकिन जो हम ये रैंकिंग की बात करते हैं, ये तो स्वच्छता की बात है, क्लीनलीनेस। मैं कहता हूँ सिटी द ब्यूटीफुल तो हम कहते हैं, तो लेकिन उसको सही मायने में उतना उसको रखने में हमने सभी ने योगदान नहीं दिया, हम सब उसमें कर नहीं पाए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो मौके पे सरकार हो, जो कोई उसको जिम्मेदार हो, किसी कॉरपोरेशन के जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनकी सबसे पहले होती है। फिर उनको साथ होता है कि लोगों का सहयोग कैसे ले पाएँ, लोगों के साथ कैसे निकलें। बिल्कुल। मेरे को एक बात आपकी बात से याद आ गई कि जब चंडीगढ़ को बनाया जा रहा था, तो ली काबूज़ैर ने जब उन्होंने चंडीगढ़ की सड़कें बनाई थी, वो बहुत चौड़ी और बहुत खुली डुली बनाई थी। और उस टाइम लोग कहते थे कि जिसने भी ये रोड्स बनाई इतनी खुली चौड़ी, वो बहुत पागल इंसान है, पता नहीं क्यों इतनी बना दी। और आज के टाइम में वही रोड्स छोटी लगती है। हाँ, वो तो आगे के साथ साथ फ्यूचर हो चुकी हैं। उस वक्त तो सब सिंगल रोड थी, ये मध्य मार्ग भी जो है ये सिंगल थी। ओके, पूरी वो रोड सिंगल थी, मतलब सिंगल थी, बाद में बढ़नी शुरू हुई, फिर इन चीज़ों का साथ साथ होता रहा कि साइड पे और बड़ी बना। लेकिन अब मैंने जो लेटेस्ट देखा है सिस्टम यहाँ बनाते हैं, क्योंकि जो बाहर हाईवेज़ पे बनते हैं वहाँ इंक्रोचमेंट से एकदम हो जाती हैं। जहाँ कोई सड़क हाईवे निकली वहाँ दोनों तरफ एकदम लोग अपने स्टॉल्स, ये बूथ, चाय ढाबा, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कई जगह ये सिस्टम देखा, बाहर वो बाहर से सड़क शुरू करते हैं एक्सपेंशन के लिए। जैसे उन्होंने एरिया मार्क कर लिया 120 फुट रखना है, सड़क 120 फुट की नहीं में एकदम ज़रूरत नहीं, तो बाहर दोनों तरफ बाहर बनाएंगे, बीच में खाली रहेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रोड्स की वाइडनिंग करनी होती है, बड़ा होता है, तो अंदर को जाते हैं। अंदर तो सरकार की जगह कोई कुछ बना नहीं सकेगा, तो अब उस बात से अच्छा हो गया। पहले अगर जब हमने रोड की एक्सपेंशन करनी होती तो बाहर कोई तरफ मुश्किल पड़ जाती थी जगह लेने की। मैं सर रिसेंटली लास्ट ईयर दुबई गया था, तो दुबई में मैंने देखा कि
पहली चीज़ तो रोड में कोई भी हॉर्न की आवाज़ नहीं है। दूसरी चीज़, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है सब कवर्ड है, फ्लाईओवर बन रहा है वो भी कवर्ड है, सो दैट कि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, धूल मिट्टी ना जाए, और प्रॉपरली। क्या ऐसी चीज़ें यहाँ पॉसिबल नहीं है? हॉर्न का तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है पहले से, अब हॉर्न कम बज रहा है जितना पहले बजता था। यहाँ तक ये कवर्ड की बात है, ये लेटेस्ट शुरू हुआ है, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो मैं दिल्ली मेट्रो का कहता हूँ। इतने बढ़िया एक बड़ा प्रोजेक्ट एक लगा था, किसी को महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। ऐसे सड़क बनाते, साइड पे पूरा कवर करते, सड़क को धोते, मिट्टी वहाँ से निकलती, अगर नीचे एक्सकवेशन करनी होती मिट्टी निकलती, वो जो बड़ी बड़ी टिन शीट्स लगी थी उन पे मिट्टी पड़ती, सबको धो रखा होता था। ऐसा काम करते अच्छा कहीं नहीं देखा। और उसके बाद तो हम अब अनिवार्य हो गया है कि यहाँ भी हम अगर घर बनाएं सभी को कवर करना पड़ता है इस एरिया में, ताकि कोई डस्ट किसी ढंग की सांस वाले पे नहीं जाए और वो एयर पॉल्यूशन में उसको बढ़ाए नहीं। जी, आपने अभी मेट्रो की बात की सर, ट्रैफिक इतना बढ़ चुका है, और मैं 2005-06 से ये बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर में मैंने बहुत पढ़ा कि अब मेट्रो बनेगी, मेट्रो आने वाली है चंडीगढ़ में। बट आज 20 साल के बाद लगभग इस पे काम स्टार्ट हुआ है, और वो भी पता नहीं कितना स्लो चलेगा। और आपका इसमें क्या विचार है? मेट्रो आनी चाहिए, बट मेरा मानना है आए और ब्यूटिफिकेशन ना खराब हो। मेरा बिल्कुल यही था जी। और मैं अगर ये कहूँ तो मेट्रो का चंडीगढ़ में पहली बार जिक्र करने वाला मैं था। 20 साल पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 15 वर्ष की पहले है, मतलब कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं। मैंने इसकी बात कहनी शुरू की थी कि यहाँ हमें मेट्रो चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, आज के दिन ज़रूरत नहीं तब भी चाहिए। और मेरी दलील ये थी कि मेट्रो की, कई लोग कहते थे शहर तो छोटा सा, इसमें मेट्रो की क्या ज़रूरत है। मैं उस वक्त भी इस चीज़ से वाकिफ़ था, यहाँ देखता था कि अब बाहर की कारें कितनी आती हैं, रिपोर्ट्स पेपरों में पढ़ना कि उस चौक पे इतना रश है, उस चौक पे इतना रश है। तो ये मेरी मान्यता थी कि चंडीगढ़ में बहुत अच्छी बड़ी तादाद में लोग चंडीगढ़ के इर्द गिर्द सभी जगह से आते हैं। अम्बाला तक तो आराम से आते हैं लोग काम करने के लिए, अपने दफ्तरों में, डेली बेसिस पे, कहीं भी। इधर से खरड़ से तो आराम तक आते हैं, खरड़ से आप आगे दूर से भी, इधर बनूर तक से आते हैं। तो वो सभी यहाँ उसकी कंट्रीब्यूट करते हैं कि यहाँ की ट्रैफिक बढ़ती है, तो इसलिए मेट्रो की ज़रूरत है। तो वो तो बात सभी ने मानी थी, मेट्रो है। पर दूसरा सवाल आ गया कि इसकी ब्यूटी ख़राब नहीं हो। तो उसके लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ उस बात पे कि जहाँ तक चंडीगढ़ का ग्रिड है, जो सेक्टर्स हैं चंडीगढ़ के, इसके बीच में तो अंडरग्राउंड चाहिए, इसके बीच में ऊपर नहीं चाहिए। कई जगह तो अच्छी नज़र आते होंगे आपको, दो ऐसे ऐसे क्रॉस करके दिल्ली में अच्छे लगते होंगे, बुरी हाल आती जगह की। लेकिन द फैक्ट कि जब मैं ये मानता हूँ कि अगर आप किसी वक्त आपको फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत हुई, तो मान लीजिए आप डिटीरियोरेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। मैंने ये नहीं कह रहा कि फ्लाईओवर नहीं बनने चाहिए, बहुत जगह ज़रूरत है। लेकिन क्यों बना रहे हो आप? क्योंकि आप मानते हो कि अब डिटीरियोरेशन हो चुकी है इतनी, तो यू आर एक्नॉलेजिंग द फैक्ट ऑफ डिटीरियोरेशन वेयर एवर इट, मतलब उसमें अलग अलग। तो अब दिल्ली में तो अच्छा शायद आपको नज़र आता होगा कि फ्लाईओवर अच्छे लगते हैं, बहुत लगते हैं। चंडीगढ़ के शहर में अगर हम ऐसा बना दें सारी इस तरफ, क्या बिगड़ जाएगा लगेगा, या क्या उसकी ये तो सुंदरता को ख़राब कर देगा। तो इसी तरीके से एलिवेटेड शहर में एलिवेटेड नहीं चाहिए। मध्य मार्ग के ऊपर अगर आप पूरी एलिवेटेड बना दो, क्या इसका ख़राब हो जाएगा? बनानी तो बेहतर चाहिए, हमें अच्छा साफ़ सुथरी बढ़िया रखना चाहिए। तो अब मैंने पता, उस वक़्त मेरी बात मानी जा रही थी, शहर के अंदर एलिवेटेड की बात नहीं हो रही थी। उसका जो अलाइनमेंट होती है उसका भी काम हो गया था। ये वो जो साइनेजेस वगैरह रख दिए थे। उसके बाद सडनली जब मैं उतरा, तो उसके बाद मिसेस खेर जब मेरे सक्सेसर आए, तो उनका विचार ये था, और ये लोकतंत्र का हिस्सा काम है, जो मौके पे जो है उनका फैसला होता है, वो क्या फ़ैसला करते हैं, उसको कैसे लेते हैं, ये उनका है। तो फिर ये विचार बना मेरे बाद, मैं उससे मुतफिक नहीं था कि मेट्रो की ज़रूरत नहीं है यहाँ, तो मैं चुप रहा। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर अब मेरे पास अधिकार ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? तो 10 साल उसमें निकल गए। अब मुझे खुशी इस बात की है कि अब उन्होंने ये मान लिया कि मेट्रो चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ से काम शुरू हो। तो मैं ये समझता हूँ जो पीछे पड़े हम, वो 10 साल पीछे पड़े हैं। 10 साल में बन जाता है, इस कारण बेस नहीं। अब तक अगर वो प्लान चलता रहता तो इस वक्त मेट्रो होती, और वो अंडरग्राउंड होती यहाँ। और उसके बाद दूसरा, उसमें ये मैं ये मानता हूँ कि उसका अब सुनने में आ रहा है, जब पहले मिला कि एलिवेटेड तब बनाया कि बहुत खर्चा होता है। अब 8 किलोमीटर की बात है जो चंडीगढ़ में, बाकी कुछ तो अंडरग्राउंड रख रहे हैं। जो 8 किलोमीटर के एलिवेशन की है, 8 किलोमीटर पे ये कह रहे हैं जी 8,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। मुझे नहीं पता कितना होगा, वो मैं कोई इंजीनियर नहीं, मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, मान लो 8,000 करोड़ है,
एक्स्ट्रा। शहर की खूबसूरती तो बनी रही। क्या बात है, जिंदगी भर हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। कितनी सोच थी उधर लंदन वगैरह में, उन्होंने कितनी नीचे, कितने वक्त पहले यूट्यूब कहाँ नीचे से बनाई। अगर हम उस वक्त चंडीगढ़ को, मैं सोचता हूँ तो शायद यहाँ भी बना देते उस वक्त, ये भी प्लानिंग में पड़ जाती तो शायद अच्छा रहता, बट उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त शायद लगता पैसा व्यर्थ जा रहा है। लोग तो साइकिलों पे जाते थे सब, अफसर भी जो सीनियर सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के होते थे, पंजाब एक स्टेट इकट्ठी थी, पंजाब हरियाणा, अफसर भी सेक्रेटेरिएट में सब इस पे जाते थे। कोई कोई कहीं कहीं कार होती थी, तो उस वक्त नहीं महसूस किया। चलो, लेकिन जब हम महसूस कर रहे हैं उस वक्त तो समय पे हम एक्ट करें, उस वक्त तो हम एक समय पे कार्रवाई करें। उसके हिसाब से मैं समझता हूँ इसको, ताकि हमेशा के लिए ये उस पर एक धब्बा नहीं लग जाए चंडीगढ़ के। उस जो एक हेरिटेज तो एक बात है, उसके कारण है सारा। मैं तो उसके अलावा भी कह रहा हूँ, चंडीगढ़ की खूबसूरती को भी उससे बिगड़ेगी अगर यहाँ मध्य मार्ग वगैरह बनेगा तो। नीचे से चाहिए। और मुझे आज प्रसन्नता ये हुई, आज या कल की बात है, अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फिर जोर डाल रही है केंद्र पे कि उसको नीचे करें। और देखो क्या भविष्य क्या कहता है, हम लोग इसके लिए लगे रहेंगे कि ये नीचे से चाहिए, ज़्यादा खर्च भी हो जाए कर दीजिए। अब देखिए सेंट्रल विस्टा दिल्ली कितना खर्च हो रहा है ना। वो उन्होंने अच्छा समझा तो चलो, हमारे विचार अपने थे, मेरा पार्लियामेंट के लिए अपने अलग विचार थे बिल्डिंग के लिए। मैंने बाहर की देखी हैं, वेस्टमिंस्टर वगैरह की कितनी पुरानी लंदन वगैरह की बिल्डिंग्स हैं, उनको आग लग गई, फिर उसी को उन्होंने फिर रेनोवेट किया, उसी को बनाते हैं, हम उसको छोड़ने लगे हैं। पर वो बात पुरानी हो गई, अब नया बन गया, पैसा लगा ना बहुत सब चीज़ों पे, तो वो उन्होंने भविष्य का सोच के ही किया ना। अगर कई बिल्डिंग्स दफ्तरों वाली पुरानी थी, गिरने वाली थी, मैं समझता था उनको जैसे शास्त्री भवन वगैरह उनको बदलते। लेकिन मैं उसका उदाहरण तब दे रहा हूँ कि अब जब सब कर रहे हैं, वहाँ इतना पैसा लग रहा है, हमारे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे इतना पैसा हमने लगाया है, अब किस किस चीज़ पे कितना नहीं लगाते। मैं कह रहा हूँ सब ठीक है, देश का कुछ ना कुछ हो रहा है तो इसका भी ठीक है। अब तो गवर्नमेंट को इतना पैसा हो रहा है, जो जीएसटी, पहले तो जीएसटी से बहुत लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ, लोगों को समझ नहीं था, पता नहीं, एकदम जल्दी से थोप दिया था, लेकिन उससे रियलाइजेशन बहुत बड़ी हुई, अच्छा होने लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तेल पे, ऑयल पे एक्साइज ड्यूटी कमाई गई सरकार ने, इंटरनेशनल रेट्स क्रूड ऑयल के हमारे समय से जितने थे उससे चौथे हिस्से के रह गए थे। पंप रेट कम नहीं हुआ था, बढ़ता रहा था, आज भी ज़्यादा है। आज हमारे समय एक दफ़ा $140 प्रति बैरल हो गया था, आज के दिन भी $83 प्रति बैरल है, लेकिन रेट पहले से बढ़े हुए हैं। तो ये एक्साइज ड्यूटी वगैरह ये सरकार को बहुत मिल रही है, उससे एक आमदनी हो रही है, वो खर्च हो रहा है अलग अलग जगह से। तो मैं कहता हूँ चंडीगढ़ पे भी लगा दीजिए, मतलब चंडीगढ़ को भी थोड़ा दे ही दो। 8,000 करोड़ कोई बात नहीं अगर पूरा भी लगता है, लेकिन हमेशा का एक भविष्य का 50 साल नहीं 100 साल 200 साल हमेशा के लिए वो एक चीज़ ठीक रहेगी। चंडीगढ़ को आने वाली जनरेशन्स ये नहीं कहेंगी कि पहले तो पंडित नेहरू के कहने पे ल कबूजे ने बहुत शानदार शहर की ऐसी कल्पना करके बनाया था, द सिंबल ऑफ मॉडर्न रिसर्जेंट इंडिया। हम रिसर्जेंस ये कर दी कि ऊपर उठा के खड़ा कर दिया सब कुछ। हम तो ये कह रहे हैं कि पार्किंग भी अगर ज़्यादा ज़रूरत है, पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब सब ये सब अंडरग्राउंड पार्किंग हो सकती है। मार्केट्स के जितनी जगह हैं चंडीगढ़ में, सब जगह पार्किंग नीचे बहुत बड़ी बन सकती है, जिससे ये समस्या का समाधान हो सकता है। नहीं, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दैट सर, कि चंडीगढ़ में मेट्रो आनी चाहिए तो नीचे अंडरग्राउंड ही आनी चाहिए। इसी से सर एक बात और, कि अब मेट्रो तो आ रही है, ट्राई सिटी लेवल पर आ रही है, बट एक चीज़ और सुनने में आ रही है कि आने वाले टाइम में 2030 तक, मैंने ऐसा ही पढ़ा कि एक ट्राई सिटी रीजन बना रहे हैं, जैसे एनसीआर रीजन है। क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है? वो ऑलरेडी है, मतलब इसी यहाँ फ़र्क तो जैसे वहाँ है अलग अलग हैं। हम तो हमेशा ये कह रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में जगह नहीं थी, इधर मोहाली की तरफ कितना तक कहाँ तक एक्सपेंड हो गया, उधर पंचकुला कहाँ तक बन गया, 20 सेक्टर 19 सेक्टर कहाँ तक पहुँच गया, रामगढ़ से आगे तक निकल चुके हैं। तो इस हिसाब से अब उसमें ये है कि आपस में एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक समन्वय की ज़रूरत है। वो समन्वय के लिए ही एक कमेटी है जिसमें इनके सीनियर ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी वहाँ के दोनों स्टेट्स के और इधर के एडवाइज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। उसमें है कि जो हम एक्शन लें वो इन टेंडम हो, आपस में ऐसा हो, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करे और सप्लीमेंट करे। जैसे बात करते हैं हम एक सर्कुलर रोड, जैसे आउटर जिसको रिंग रोड बोलते हैं, रिंग रोड ऐसे बाहर बने, जो ट्रैफिक दिल्ली से हिमाचल को जाना है वो चंडीगढ़ के बीच से क्यों गुजरे,
उसके लिए एक बन गया इधर तरफ। और उधर से अगर पंजाब की तरफ से अगर एयरपोर्ट को जाना है तो ऐसे होके अंदर से क्यों जाए, वो वहाँ बाहर से खरड़ से उधर को निकल जाए, जो सड़क पे कितनी शानदार बढ़िया एरो सिटी वगैरह का होके वहाँ डेवलपमेंट हो गई। और जो हिमाचल से सब आम वगैरह सब कुछ आते हैं, इतना सॉरी आम कह गया, वो जो उधर सेब आते हैं इतना बड़ा, और फ्रूट वहाँ से आता है, सब्जियाँ आती हैं, वो सब चंडीगढ़ में जब हैं तो वहाँ कहाँ रुकना जाए ऐसे हिसाब का। तो सब कोऑर्डिनेशन के साथ ही उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अलग अलग राजनीतिक तौर पे तीनों अलग अलग दो पर एक कमेटी बन के वो तीनों उसके लिए तीनों उनके लिए एक समन्वय के साथ इन चीज़ों पे नीतियां बने, ताकि उसी के हिसाब से दूसरी स्टेट्स नीतियां बनाए ताकि काम हो। इसमें एक सवाल ये आ जाता है कि वो क्योंकि स्टेट्स ने अपने आप कार्रवाई करनी होती है, वहाँ तो जल्दी हो जाती है, चंडीगढ़ के लोगों को कई बार दिक्कत आ जाती है। जैसे चंडीगढ़ के लोगों को दिक्कत बुढ़ापा पेंशन की आ गई जी, डिसेबिलिटी पेंशन की आ गई, वहाँ तो फैसले हो जाते हैं, यहाँ रह जाता है, यहाँ काम रुक जाता है। मैं समझूंगा कि बल्कि दूसरे दोनों स्टेट्स पंजाब और हरियाणा मोहाली को और पंचकुला को भी अलग समझ लें, थोड़ा सा एक स्पेशल एरिया समझ के उनको कहें इन तीनों के लिए चंडीगढ़ के साथ मिलके एक ही पॉलिसी बना करेगी। जो फैसला हो जाए वो पंजाब वाले भी अपनी जगह पे करें, वो हरियाणा वाले भी करें, और चंडीगढ़ में भी हो। राइट सर, डेवलपमेंट की बात की जाए इसी चीज़ से ये आ रहा है कि चंडीगढ़ टूरिज़्म कंपेयर टू अदर स्टेट उतना आगे नहीं है। चंडीगढ़ की इंडस्ट्रीज़ अभी उतना आगे नहीं जा रही है जितना होना चाहिए। और ओवरऑल अगर मैं जॉब पॉइंट से भी बात करूं, आज के टाइम में तो ये भी, आज के टाइम में काफ़ी टाइम से ये कहा जा रहा है कि अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो आपको चंडीगढ़ से बाहर निकलना पड़ेगा, चंडीगढ़ में जॉब्स नहीं है। तो इन चीज़ों पर आप क्या कहना चाहोगे? कोई इतने टाइम से बड़ी MNCs भी चंडीगढ़ में नहीं आई है, ना ही कोई बड़ी कंपनी नेशनल लेवल की कोई आई है। टूरिज्म अपने आप में एक जॉब प्रोवाइडर होता है। चंडीगढ़ में जॉब टूरिज्म बहुत बड़ी तो प्रमोट नहीं हो सकती, मैं अगर आज कहूँ कि एकदम क्यों नहीं इन्होंने की, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी यहाँ तो वो भी नहीं हुई। एक गेटवे है हिमाचल का, इधर से लोग हिमाचल को निकलते हैं, इधर से आगे जिन्होंने आधा हिस्सा जो दिल्ली को छोड़ के जिन्होंने पंजाब वगैरह से जाना होता है, उत्तराखंड, वो इधर से जाते हैं, देहरादून जाना हो और अपने धर्मस्थलों पे जाना हो, इधर से निकलेंगे। तो काफ़ी जगह के लिए ये एक गेटवे है। हिमाचल के लिए तो बिल्कुल ही सीधा गेटवे है सब चीज़ों के लिए। तो अगर वो है, उसका हम फ़ायदा क्यों ना उठा के इसको एटलीस्ट गेट अवे बना दें, गेटवे की जगह गेट अवे। वहाँ से 2 दिन कोई सोचे दिल्ली वाला कि चलो कहीं जाना है एक अलग जगह, चंडीगढ़ चलो, चंडीगढ़ क्या मिलेगा, ये चीज़ें वहाँ अच्छी हैं, वहाँ 2 दिन अच्छे लगा सकेंगे। उसके लिए 2 चीज़ों का एक और चीज़ों के साथ साथ 2 छोटी नहीं लेकिन थी, लेकिन इन्होंने नहीं हुआ जो हम लोगों ने प्लान किया हुआ था। एक तो फिल्म सिटी यहाँ बनाने का, लोग यूनिवर्सल स्टूडियो देखने जाते हैं लॉस एंजलिस, ऐसा हमारा क्यों ना एक फिल्म सिटी इतनी शानदार बनी हो जो मात दे जाए बॉम्बे। लोग आके देखेंगे, रुकेंगे, वहाँ शूटिंग होती देखें वो। अच्छा ऐसा होता है कि पूरा बाजार ऐसे ही बन जाता है सारा, तो सब शूटिंग इन अंदर ही हुई होती है, वो देख के दंग रह जाए चीज़ों को। और उसके साथ कितने लोगों को, कलाकारों को काम मिलेगा, पैरा जो स्टाफ होता है सारा, कितने एक्स्ट्राज को काम मिलेगा जो उन्होंने इकट्ठ करना होता है। अगर शूटिंग होती रहेगी उन जगह पे, कितना वो उनके उस पे आ जाएंगे अपने रोल्स पे, कितना काम, कितने लोगों को उससे जॉब्स मिलेंगी, छोटे वाली मिलेंगी, बड़े वाली मिलेंगी, सब लेवल के लोगों को काम मिलेंगी। उसमें बहुत बड़ा उससे फ़र्क पड़ सकता है। एक दूसरा थीम पार्क बहुत बढ़िया बनाने का था यहाँ, सारंगपुर ज़मीन ले चुकी थी दोनों चीज़ों के लिए, अच्छी खासी ज़मीन के थीम पार्क बने बहुत बड़ा। हम बाहर के थीम पार्क को देखते फिरते हैं, वहाँ से बच्चे ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे निकल गए, यहाँ नहीं है कुछ। और उसके लिए प्रोविज़न थी, प्रावधान किया था कि ये करना है, वो उसके बाद छोड़ दिया गया। मैं समझता हूँ इन चीज़ों पे अगर जोर दिया होता कुछ, मैं इसके खिलाफ हूँ कि लेक को हब ज़्यादा इसमें इसको वो हब बना दो, यहाँ शोर गुल्ला रहे, वहाँ वो नहीं चाहिए। एक शांति की जगह चाहिए लेक तो वो सुकून की जगह चाहिए कि वहाँ जाओ, वहाँ ड्रम चलते हों, ये हो वो, मैं उसके हक में नहीं। ऊपर बनाया था बैंड, एक हफ्ते में 1 दिन बैंड बजे, वो ठीक है, ऊपर बनाया हुआ था उस वक्त, लेकिन ये नहीं कि लेक के अंदर, वो मैंने विरोध किया था तभी पता नहीं रुका उसके बाद, कि इसके अंदर बोट्स वो चलाएंगे जिसमें पार्टियां चलेंगी, वो होगा। अरे छोटी सी तो लेक है, उसका माहौल ख़राब कर दोगे। साथ हम आपने वो एक जो पार्क हमारा वो है, फॉरेस्ट एरिया है थोड़ा, उसको आप डिस्टर्ब कर दोगे, जितना वहाँ की एक फोना फ्लोरा का है वो रहेगा, जितने जानवर वगैरह कोई हैं वहाँ पले, उन जगह को, लेक को ऐसे छोड़ते हुए लेक का ऐसे ही लोगों को आनंद मिले कि जैसी लेक है शांतमयी, ऐसा ही एक बिल्कुल उसी में लेक में आदमी घूमने निकले, टहले निकले और आ जाए, जिसको हमने जब से चंडीगढ़ आया हूँ 64 से उस वक्त तक अब तक देखा है, ऐसा ही चाहता हूँ।
उसको। और जो उसका एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़ जो लिखा है वहाँ एक बहुत बड़ी क्यूब वो कंक्रीट की बनी हुई है, उस पर भी यही लिखा है कि चंडीगढ़ के फाउंडर्स ने इसको लोगों को लिए एक शांति ढंग से रिट्रीट करने के लिए वहाँ बैठ के उसके लिए दिया था। वो ऐसा रहना चाहिए। बाकी शहर में बहुत चीज़ें हैं, कन्वेंशन सेंटर बड़ा बन जाना चाहिए जिससे यहाँ कन्वेंशंस के लिए भी लोग पहुँचे। सारे पंजाब हरियाणा से लोग कहें कन्वेंशन के लिए, सब लोग कहें यहाँ चंडीगढ़ चलो, चंडीगढ़ में लाएंगे, काम मिलेगा, 2-3 दिन कन्वेंशन चलेंगी, उससे फ़र्क है। रेलवे स्टेशन अच्छा बन रहा है, मैं उसको आलोचना करूँ ये नहीं जो नया बन रहा है, लेकिन जो मैंने वो अपने उस वक्त मिलके प्लान किया था बहुत बड़ा था, इसे दुगना था कि इसी में एक होटल हो, इसी में एक कन्वेंशन सेंटर जैसा हो, बड़ा जगह बने, ताकि वो एक ग्रीन फील्ड जैसा ही और नया बनाना था ताकि बढ़ सके। वो सब चीज़ें टूरिज़्म के लिए बढ़ती हैं। ट्रेन्स तो बहुत चलाई हमने कि ट्रेन्स के साथ लोगों को आना जाना जुड़े, वो चलें, इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बने, फ़्लाइट्स और अच्छी हों। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो बंद ही हो गई, एक ही चल रही है सिर्फ यहाँ से दुबई की। ये जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट अब टर्मिनल बंद पड़ा है इधर डिफेंस एनक्लेव में, उस वक्त ये था, दोनों ये उस वक्त इसकी फाउंडेशन रखी थी, उसका MOU साइन हुआ था स्टेट्स में, जो मोहाली के बीच में बना है टर्मिनल दूसरा। तो ये था कि यहाँ तो डोमेस्टिक रहेंगी फ़्लाइट्स, वहाँ इंटरनेशनल होंगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट चली नहीं जितनी चलनी चाहिए थी, अब उसको कहते जी 2 जगह हम चला नहीं सकते, खर्चा बहुत पड़ेगा। ये बंद हो गया, 80 करोड़ का खर्चा किया, उसको चला दिया। इसको क्या कर सकते थे, फिर मैंने सजेस्ट किया, वो नहीं मेरी सजेशन सुनी कि इसको आप फ्लाइंग अकेडमी ही बना दो, अच्छा फ्लाइंग क्लब बना दो, बढ़िया नौजवान उसकी ट्रेनिंग लें, उनको पायलट्स की ट्रेनिंग मिले वहाँ से। बिल्कुल। एंड अभी सर पूरे देश ने देखा एंड आपने भी देखा चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतने इलेक्शन देख चुका हूँ हमेशा अलग अलग जगह, इतनी ज़्यादती होते, इतनी सरासर धक्का वगैरह शब्द मैं समझता हूँ बहुत छोटे हैं, वोकेबलरी में शब्द नहीं हो गया। अगर मैं ये भी कहूँ कि डकैती की, वो भी गलत नहीं था। कांग्रेस और आपने मिलकर हमारे 20 कैंडिडेट, 20 वहाँ काउंसलर हैं। भारतीय जनता पार्टी के 14 काउंसलर थे, एक MP 15 हो गए, एक अकाली दल के भी माने जाते होते थे, कभी साथ हों, उनके पिछली 2 बार वो बाइकआउट किया, इस वक्त उन्होंने साथ दिया, वो इतने 16 बनते थे मैक्सिमम। हमारे 20 बिल्कुल पक्के सॉलिड लाइक अ रॉक, वो ऐसे थे आपस में। और वोटें निकली, फैसला हमने किया था कि इकट्ठे डालेंगे, आपस में फैसला करके मेयर की दी थी पोस्ट आपको, क्योंकि उनके यहाँ 13 नुमाइंदे हैं, हमारे साथ थे, हमें सीनियर डिप्टी की और डिप्टी की मिली थी आपस में। उन पे उन्होंने अपने कैंडिडेट विड्रॉ किए, उन्होंने उस पर विड्रॉ किए। इसके समय उन्होंने क्या किया, धांधलेबाजी मुश्किल करते रहे, माहौल ख़राब कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर का बना दिया इशू, उसके कारण स्थगित कर दिए, पीछे डाल दिए, फिर हाई कोर्ट की इंटरवेंशन हुई, पहले कर दिए, उन सबको छोड़ दीजिए। 30 तारीख को मैं ये समझता हूँ जैसे 1948 में तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गॉडसे वगैरह ये भी सोच रहे थे कि मैं उनकी महात्मा गांधी की सोच को भी ख़त्म कर दूंगा। सोच ख़त्म नहीं हुई, अब तक चलती जा रही है। महात्मा गांधी का आगे इंटरनेशनल डे भी मनाना शुरू हो गया यूनाइटेड नेशन से, उनका बड़ा है। लेकिन 30 तारीख को मैं समझता हूँ लोकतंत्र की वो सोच जो महात्मा गांधी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने जिन पे जोर दे के कॉन्स्टिट्यूशन में की, उसका गला घोंट दिया, उसका मर्डर कर दिया। और इसमें खास मैं अब इसमें इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि आज ही अभी खबर मिली थी थोड़ी देर पहले कि हाई कोर्ट में से तो रिलीफ मिला नहीं, 3 हफ्ते की तारीख 26 तारीख डाल दी, उसमें अपना वो काम कर रहे हैं। और वहाँ क्या किया था घपला, सामने है, टेलीविज़न पे सामने आ रहा है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने देखा पेपर सारे, देखा ये तो 20 हैं, ये 15-16 हैं, तो जीत गए। घबराए उससे, एक इधर उठा रहे हैं, एक इधर रख रहे हैं, फिर उधर रख रहे हैं, बिल्कुल घबरा के, एशन फेस, जैसे रंग उठ चुका होता है चेहरे का, ऐसे हिसाब से वो काम कर रहे हैं। आखिर में ये 2 बार ऐसे इधर उधर रखने के बाद फिर उन्होंने इकट्ठे फिर करके ऐसे कर लिया इकट्ठा, फिर उसमें कर रहे हैं बीच में कहीं कहीं ऐसे बाईं तरफ। और वो कहते हैं जो कोई गुनाह करे, कोई अपराध करे, वो कोई निशानी, कोई वो एक लीड छोड़ जाता है, वो इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर कैमरे भी चल रहे हैं। तो इन्होंने इधर ऐसे किया लाइन थोड़ी सी, और इधर फिर दस्तखत कर दिए, ऐसा 8 करके निकाल दिए। बाद में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, हमारे गठबंधन की 12, 8 निकाल दी। 20 वोटों में से 8 वोटें रिजेक्ट कर दी, यानी कि 40% वोटें निकाल दी।
कभी सुना है ऐसा? पढ़े लिखे लोग जितने बैठे हैं वहाँ, उनकी 8 वोटें ऐसे रिजेक्ट कर दी 20 में से और उनको डिक्लेयर कर दिया। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए उनको नोटिस कर दिया, लेकिन तारीख लंबी डाल दी, 26 तारीख पड़ा है। ये हम महसूस करते थे कि ये सही नहीं है, तो इसलिए आगे सुप्रीम कोर्ट गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दे दिया और क्या उन्होंने टिप्पणी की है, उनके ऑब्जर्वेशंस का एक आपकी आंखें खोल देने वाली है। कहते हैं दिस इज़ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली बात है, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। और एक ऑफेंस किया है उसने, उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब शब्द कहे हैं और साथ एक इन्होंने कहा जब तक हमारी सुनवाई तक, अगली तारीख तक जो उनका कोई और मीटिंग होनी होगी वो मीटिंग स्थगित हो जाएगी, कोई मीटिंग नहीं होगी। इस ढंग का उन्होंने एक स्टे ऑर्डर बाकायदा पूरा नहीं दिया कि इलेक्शन उसका मेयर नहीं रहेगा वर्किंग पर अभी के लिए, लेकिन उनकी वर्किंग इस पे रोक दिया कि कोई मीटिंग नहीं होगी। ये बहुत बड़ा आज वहाँ से एक फैसला हुआ है। इन पे एक जो कहते हैं कि कमेंट्री है, इन्होंने जिस हिसाब से इलेक्शंस को रिगिंग वगैरह सब बहुत छोटे वर्ड रह गए हैं। सुना होता था दूर दराटे के इलाके में कहीं बूथ को किसी बिहार में, यूपी में, कहीं अंदर, कहीं पंजाब में, कहीं भी ले लीजिए आप, थोड़ा वहाँ हो गया। चंडीगढ़ जैसे शहर में, चंडीगढ़ जैसी कॉरपोरेशन में, यहाँ पहले तो प्रशासन की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बता के 35 लोगों को चुनने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बता के चंडीगढ़ में तैनात कर दिए 500 लोग यहाँ से पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा के और करके। क्या माहौल दिखा रहे हैं आप। उसके बाद जब हुआ तो इसने दिमाग में ये लगातार ब्रेन चल रहे थे, काम इस पे सोच रहे थे, ये उसकी अपनी सोच के हिसाब से उनकी अपना जो फैसला था उसके हिसाब से 8 रिजेक्ट कर दिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज किया है वो जो कहते हैं कि एक ट्रू सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को दिखाया है करके ऐसा कि नहीं, हमारी आशा बंधी रहेगी सिस्टम में। कहीं ना कहीं कोई ऐसा करने वाले आ जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन वो चलता नहीं। बहुत छोटी सी बात थी, भारतीय जनता पार्टी के जितने थे वो सिंपल कह देते, ये हमारे 20 तरह के हमारे पे शब्द लगा देते, ये गठबंधन ये है, ये गठबंधन है, वो बेशक वो क्या कुछ भी क्या करते हों, कहते रहते, हमें गाली देते रहते, लेकिन कहते ठीक है अब इनके 20 हैं तो ये जीत गए। इन्होंने 13 और 7 इकट्ठे मिला के 20 बनते हैं, जीत गए। लेकिन वही फितरत, वही काम करने लगे जो पहले मध्य प्रदेश में सरकार गिराते वक्त किया। रात रात कोई सौगंध दे के उधर ओथ ऑफ सीक्रेसी दिया, गोवा में वहाँ किया, नॉर्थ ईस्ट में किया, महाराष्ट्र में किया, सब जगह वही करने लगे हुए हैं उसी हिसाब से। तो ये बात इन्होंने चंडीगढ़ में भी ये की, ये सोच के बाहर है, आदमी दिमाग में नहीं आ सकता था, कल्पना नहीं कर सकते थे हम लोग कि ऐसा भी कर सकते हैं जो इन्होंने यहाँ किया। कभी आप किरण खेर जी से मिले? बहुत बार मिले हैं, बहुत बार। कभी पर्सनली आपने उनको कहा हो कि ये इस वाले काम पे थोड़ा सा आप जोर दीजिए, इसको जल्दी कीजिए, कभी ऐसे कुछ बातें? ये नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं हुआ। ओके। लेकिन मिलते हैं आपस में, कर्टसीज मतलब एक्सचेंज करते हैं, जानते हैं, मतलब वाकिफ़ हैं, अच्छे मिलते हैं, अच्छी दैट वे। कोई ये नहीं है, हम यही समझते हैं कि हमारी एक पॉलिटिकल राइवलरी रही है, कोई दुश्मनी नहीं किसी ढंग की। तो आपस में एक प्रेम वो रहना चाहिए, कहीं मिलें, कर्टसी से आपस में बात हो, वो अच्छी हुई है। ट्रेन में आते जाते कई बार मिल गए, कहीं और फंक्शनों पे मिले, मैं इज़्ज़त करता रहा हूँ, उनकी कदर करता रहा हूँ हमेशा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बोला कि ये वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको जोर दे के आप जल्दी? मुझे नहीं मालूम, अगर मैं उनको ये कहता वहाँ ऊपर कह देते कि बंसल ने कहा, तो वो लोग, दूसरे लोग इनको कह देते ये काम नहीं करना। पर वो तो चंडीगढ़ की भलाई के लिए ही है। हाँ, बहुत पता नहीं ना, फिर कहीं बार काम तो औरों से करवाने पड़ते हैं। फिर वहाँ तो उनकी पार्टी का आ जाता है ना कि पार्टी क्या कहती है। अब इसमें क्या किया है, जो मेयर के इलेक्शन हुए, पार्टी ने फैसला किया कि ऐसा कर दो, वो उठा के कर दिया। जो अनसुनी बात थी, कभी मानी नहीं जा सकती थी, आदमी सोच ही नहीं सकता था, वो कर दिया इधर इन्होंने। अभी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की तरफ से नेक्स्ट कैंडिडेट जो हो सकते हैं वो कंगना रनौत हो सकते हैं, तो क्या आपको कुछ इस बारे में आइडिया है? देखिए, अगर वो हुई और पार्टी हाईकमांड ने मुझे चुना तो मैं समझता हूँ वो बहुत बढ़िया है हमारे लिए। बिकॉज चंडीगढ़ इज डन विद चंडीगढ़ देखिए ऐसा शहर है, यहाँ जो एमपी होता है वो एमपी नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट में बैठने वाला नहीं है। उसको एक एक छोटी छोटी चीज़ में यहाँ जाना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है, उसको वाकफियत होनी चाहिए। एक एक
कॉलोनी की, एक एक गांव की कॉलोनी में आगे आगे कहाँ रास्ता कौन है, वहाँ क्या चीज़ कहाँ बनी हुई है, वहाँ से कैसा है वो सड़क कैसी है, वो क्या है, एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ का उसको मालूम होना चाहिए अच्छे ढंग से। यहाँ बैठा अगर आप किसी सेक्टर का नाम लें, वहाँ मकान नंबर लें, आइडिया बन जाना चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन आइडिया बन जाना चाहिए कि ये मकान, हाँ ये नंबर तो सी में आएंगे, सेक्टर सी में आएंगे, वहाँ से ऐसा शुरू होते हैं उधर पहुँच जाएंगे। सब कुछ एक एक चीज़ से वाकिफ़ होना चाहिए आदमी को। वो हो सकता है यहाँ रहा हो इतना, जैसे मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ 1964 से इधर हूँ, अब अंदाज़ा लगा लीजिए 60 साल हो गए हैं, तो नहीं हुआ। तो सर अब जब आप पहली बार एमपी बने थे 91 में, तब क्या चैलेंजेस थे और आज के टाइम में क्या चैलेंजेस है आपको लगता है, यानी तब आपने क्या किया और आज क्या लग रहा है आपको कि क्या कर सकते हैं आप? देखिए चैलेंजेस उस हिसाब से रही हैं, मतलब उस वक्त भी थी। ये झुग्गी झोंपड़ियों का बहुत लोग अलग अलग जगह रहते थे, उनके लिए मकान बनते नहीं थे। जहाँ वो काम जो मैंने पहले जिक्र किया था थोड़ा, वो सभी जगह स्क्वाट करते थे, कहीं इधर बिल्कुल उनको कोई सुविधा किसी ढंग की नहीं, शौचालय नहीं है ठीक, वहाँ पानी निकलने का कोई सिस्टम नहीं, पानी टैप्स ज़रूर लगा रखे थे पानी आने का, बाकी कहीं कुछ नहीं होता था। तो उनके लिए कुछ ना कुछ वो समस्या हमेशा रही। उनको काफ़ी बड़े तादाद में हम लोगों ने रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज़ बना के दी। बाद में ये विचार था कि 91 के बाद जब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता होता रहा, ज़्यादा कांग्रेस के समय हुआ वो, दूसरों ने नहीं किया उसको, बल्कि 2003 में एक बार किया उन्होंने। कई कॉलोनीज़, शहीद भगत सिंह वगैरह कॉलोनीज़ ऐसे ही गिरा दी और उनको अल्टरनेटिव नहीं दिया। अब आखिर में ये प्लान था हमारा 2000 ये यूपीए के समय कि अगर 22-23 हज़ार मकान बन जाएंगे तो सारा चंडीगढ़ में स्लम फ्री हो जाएगा, यहाँ स्लम रहित हो जाएगा, कहीं कोई वो आपको नहीं मिलेगी, अच्छी लिविंग सभी की होगी। तो उसके तहत उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एज प्रधानमंत्री उस वक्त आए, उन्होंने 8,500 बांटे। उसके बाद 8,500 की और कंस्ट्रक्शन होती रही, काम वहीं का वहीं रुक गया उसके बाद। तो वो चैलेंज अभी भी बनी पड़ी है। कई जगह अभी भी कॉलोनीज़ पड़ी हैं जिन पे आगे काम नहीं हुआ, जो गंदी वो जिनको कहते हैं हम लेबर कॉलोनीज़, कच्ची लेबर कॉलोनीज़, उनको मैं समझता हूँ अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन वो एक समस्या अब तक लटक रही है। अब आगे के पहले क्या समस्या और बड़ी हैं, आपने पहले खुद कहीं जिक्र किया था बीच में बोलते हुए, इंडस्ट्री नहीं है यहाँ। उस वक्त इंडस्ट्री को कोई रोक नहीं थी, तो वो समस्या नहीं थी। अपने यहाँ कब्जे बनाते हैं जो दरवाज़ों के, वो सबसे बढ़िया यहाँ चंडीगढ़ से बन के जाते थे। यहाँ ये आपके सैनिटरी फिटिंग्स का यहाँ काम था, ये सब चीज़ें आराम से होती थी। कुछ समय के बाद यहाँ उनको उतना प्रोत्साहन नहीं मिला। हमारे समय भी थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे समय उनको बहुत मिलता रहा। इंडस्ट्री यहाँ इनकरेज नहीं हुई बहुत, इंडस्ट्री को छोड़ के बहुत मोहाली जाना पड़ा। बाद में पिछले वर्षों में तो और बहुत ज़्यादा मोहाली चले गए। यहाँ की जो नीतियाँ हैं, समय के साथ हम रिजिड रहे। हमें चाहिए क्या था, एक हर जगह टाउन हॉल्स, उनके साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स करते ऑफिसर्स बैठ के कि आपकी क्या क्या ज़रूरत है। अगर किसी को आपने शेड दे दिया 200 गज़ का, तो उसकी ज़रूरत आगे के साथ बढ़ गई, वहीं वो काम कर रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में कई जगह पे, कहीं वो MW एरिया में उनकी कुछ ज़रूरत बड़ी है, जगह है, उसको आप क्यों नहीं थोड़ा सा एक छज्जा डालने दे देते, क्योंकि उससे क्यों काम आप नहीं बढ़ा देते। तो उन चीज़ों का रहा, उससे दिक्कतें आई हैं लोगों को और वो कम हुई हैं। दूसरी अगर आप चेंज की कहें, एक तो ये चैलेंजेस हैं सामने, ये चैलेंजेस हैं कि उस वक्त तो हाउसिंग की चैलेंज काफ़ी रहती थी। हाउसिंग तो समय के साथ बहुत हुआ, EWS बने, MIG, LIG, MIG, HIG भी वो बने, हाउसिंग बोर्ड ने बहुत बनाए। उसके बाद एक बहुत पहले से रुका हुआ था, वो मैं उस वक्त करवा पाया था कि जो ये सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनको सभी को ज़मीन मिली। एक 2008 से एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम, वो भी अभी तक हाँ वो लटकी हुई है। वो स्कीम बनी, हम लोग भी उसमें विफल रहे, उसके बाद उसमें नहीं दिया गया, क्योंकि ये रहा भी कितने पे कहाँ कितना कैसे देना है, किस रेट पे, तो ज़मीन कितनी देनी है। उन्होंने इंस्टॉलमेंट, वैसे पैसा भी इन एडवांस दे दिया था, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह तय होने से रुक गया। बाद में तो लगता है कि उसको रोक ही दिया होता है जैसे, लेकिन उसमें चाहिए करना। उनमें लोगों के ड्रॉ फ्लॉट्स भी आ गए थे, उन लोगों का अधिकार सा मिल गया था कि हाँ हमें, वो देख रहे थे एक अभिलाषा के साथ कि रिटायर होंगे तो हमें ये मकान मिल जाएगा। क्योंकि उसमें एक कंडीशन ऐसी थी कि आप लोगों का ट्राई सिटी में कहीं घर नहीं होना चाहिए, तो जिनका निकला हुआ है ऑलरेडी ड्रॉ में, वो उसी इंतजार में आज तक बैठे हुए हैं कि हम कर लेंगे तो हमारा तो वो हो जाएगा। उस वक्त पहले जो एक क्लास ये टाइप 4 था, इनमें जो लोग रहते थे, इनकी मांग होती थी, मेरे समय भी पहले इनकी मांग यही रही कि
ये टाइप 4 जो हम लोग रहते हैं इसमें हमें मिले। मैंने कहा ये तो संभव नहीं होगा, मुझे उनको कहना पड़ा, क्योंकि आगे भी गवर्नमेंट के मुलाजिम एम्प्लॉयज़ और आएंगे, ये उन्हीं को देना पड़ेगा। आपके लिए कोई ना कोई प्रावधान करें। जो लोग बाहर जा रहे हैं, जाना चाहेंगे चंडीगढ़ से, वो तो चले जाएँ। जो चंडीगढ़ में इतने वर्ष रह लिए, बच्चे यहाँ काम करने लग गए, वो चंडीगढ़ में रहना चाहते हैं, उनके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए कि कुछ फिक्स हो जाए। जो जनरल हाउसिंग होती है उसमें भी परसेंटेज फिक्स हो जाए। मुश्किल के साथ मैंने कुछ फिक्स करवाया, कम था, 5% फिक्स हुआ। फिर उन्होंने कहा अच्छा हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया उस वक्त लोगों ने। पर ये अभी रुका क्यों हुआ है? अब इसमें तो मुझे नहीं पता 10 वर्षों में क्यों रुका हुआ है, लेकिन इसको एकदम करने की ज़रूरत है, करना चाहिए। मैं फिर अब ये कहूँ तो वो वाजब नहीं होगा कि मैं कहूँ अगर हम लोग होते तो ये अब तक बन चुके होते, क्योंकि आज भी लोग इंतजार में ही है। अब लोगों का एक अधिकार सा बन गया। जब आपने ड्रॉप लॉट्स भी निकाल दिए, कानून में भी बात होती है कि अगर आपने कुछ ऐसा काम किया जिस पे विश्वास करते हुए दूसरे ने कोई और कदम ले लिया, उसमें उसका कुछ लगा, खर्चा हुआ, तो उसका अधिकार बन जाता है वो चीज़ मिले। मैं तो समझता हूँ अब कानूनन अधिकार भी है, क्योंकि हमारे कहने पे, हमारी बात मानने पे एडमिनिस्ट्रेशन के उन्होंने अप्लाई किया, पैसा भी जमा करवाया कुछ, अब बाद में कह रहे हैं नहीं अभी तक नहीं दिया उनको, वो नहीं ठीक है। जी, आपने रेलवेज़ की बात की सर, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि शहर से कोई नेशनल लेवल पे कैबिनेट की इतनी बड़ी पोस्ट मिलना, और वो भी चंडीगढ़ से स्पेसिफिकली। और आई डोंट थिंक सो कि चंडीगढ़ का कोई ऐसा पर्सन हो जिसको उस चीज़ पर खुशी ना हुई हो। तो सभी को बहुत खुशी हुई जब आप रेलवे मिनिस्टर बने, और काफ़ी कुछ आपने किया। बट एट द सेम टाइम बहुत दुख भी हुआ उसी टाइम कि यार ये क्यों हो गया, जो रेल गेट का इंसिडेंट हुआ। मुझे अच्छा लगा कि आपने ये सवाल कर लिया। मुझे बहुत मौके नहीं मिले इस पे बात कहने के, लोगों की सुना ही था। मैं ये समझता हूँ और ये ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं उसमें गुनाहगार नहीं था, कहीं भी अपराधी नहीं था। मैं तो विक्टिम रहा हूँ सारी चीज़ में एक। और जो मेरे एक्शन से, जो किसी कारण मेरे इतना बड़ा हुआ, इतना उस पर एक्शन सब हुआ, लेकिन मेरे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं इन्होंने 10 वर्षों में कोई बात कर ली किसी ने कि वो उठा लो इनको, और भी उस तरह की बातें करते हैं, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कर नहीं सकते थे, उसमें कुछ है नहीं। आपस में आप 4 लोग मेरे वाकफ में, चाहे रिश्तेदार बैठे बातें कर रहे हो, इधर उधर की आपस में करे जाओ, मुझे क्या मालूम है उनका, मेरा कहीं था कुछ, कहीं उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो उसके फैक्ट्स पे आ जाएं, ऑफिसर जो था कंसर्न्ड ऑफिसर, मैंने उनको सीबीआई को भी कहा कि ये मेरे पास भी आया था, मेरे को कहता मैं सबसे काबिल हूँ, मैं सबसे बढ़िया हूँ इसमें इलेक्ट्रिकल में, मेरी प्रमोशन करके मुझे इलेक्ट्रिकल बना दीजिए। मैंने कहा मैं इलेक्ट्रिकल तो अभी जो मेंबर हैं वो 1.5 साल पड़ा है, उसका 1.5 वर्ष पड़ा है, वो उसको तो नहीं हटा सकते। उन्होंने सजेशन दी 6 महीने के बाद चेयरमैन बदलना है जी, उनको चेयरमैन बना देना, 6 महीने के बाद मुझे बना देना, लेकिन 6 महीने के लिए रोक लो। क्यों? कहते जी एक बार मैं बन गया तो काम खराब होगा। मैंने क्या किया? मैंने अब मेरी एक्शन क्या हुआ? सीनियर मोस्ट वो था जिसका वो चाहता था डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, वो उसको नहीं दिया, जिस पे सारा इनकी आपस में बातें होती रही हैं। मेंबर स्टाफ की पोस्ट खाली थी। मेंबर स्टाफ और चेयरमैन कहीं से भी आ सकता है, बाकी अपनी अपनी लाइन में बनते हैं, सिविल मैकेनिकल लाइन, इस हिसाब से इलेक्ट्रिकल अपने अलग अलग बनते हैं। मेंबर स्टाफ और चेयरमैन किसी में से भी बन सकता है। मैंने क्या किया, उस मेंबर स्टाफ की पोस्ट खाली हुई थी, मेंबर स्टाफ बनाया उसको, मेंबर स्टाफ बनाया। मेरी अपनी तरफ से रिकमेंडेशन गई तो मैं बनाया कहता हूँ, बनाती तो एसीसी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, लेकिन मिनिस्टर की सिफारिश मेरी थी, वो जिसका मैं एक अंग था, मैं मेरे ज़िम्मे था, वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने वो उसको मेंबर स्टाफ का किया, और कानून ये था कि मेंबर स्टाफ बनने के बाद ये कोई मिनिस्टर वाली पोस्ट नहीं। आज चीफ मिनिस्टर ने चाहा तो एजुकेशन दे दिया, कल को चाहा तो हेल्थ दे दिया, एक बार यहाँ जो चला गया तो वहीं रहता है। अगर वो मेंबर स्टाफ बन गए, उनके नेक्स्ट जो था इलेक्ट्रिकल में, उसका अधिकार बन गया आगे को मेंबर स्टाफ, मेंबर इलेक्ट्रिकल बनने का। अगर मेंबर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट मान लो किसी कारण खाली हो जाती, वो रिज़ाइन ही कर देते जो मेंबर इलेक्ट्रिकल थे, जिनका भी 1.5 साल पड़ा था। 1.5 साल में तो इन्होंने भी रिटायर हो जाना था, उन्होंने भी नहीं होना था। मान लो वो रिज़ाइन कर जाते अपने किसी निजी मसले में, कोई भी कारण होता, ये नहीं बन सकते थे उधर वापस, इनको लेटरल शिफ्टिंग नहीं होती। वो तो नया जो पीछे 2 नंबर पे था उसका अधिकार बन जाता, वो कोर्ट में जाके दावा कर देता। वो ये वकील होने का फ़ायदा भी रहा, मुझे डर भी था ये कि वो दावा कर देता फिर मेरे को क्यों नहीं बनाया। इस कारण उसको मेंबर स्टाफ की जो पोस्ट खाली थी, और सीनियर मोस्ट था, बेशक उसका टैलेंट था, उसका नाम था, सिग्नलिंग में काम करने का बहुत था, बट मेंबर स्टाफ बनाया। इसी कारण नहीं हाथ लगा पाए क्योंकि कानून स्पेसिफिक है
बट सर फिर आपने रिजाइन क्यों दिया? पॉलिटिकल प्रेशर इतना बड़ा था, आपको रिजाइन नहीं देना चाहिए। काफ़ी बड़ी बात कही आपने, ये ठीक कही है। मैं समझता हूँ मेरे साथ ज्यादती थी उस हिसाब से कि मुझे करना पड़ा। और हमारा ये है कि ये मीडिया ट्रायल थी। यस, ये मीडिया ट्रायल हुई है। क्यों नहीं वो इतना इंतजार कर सके? लगे रहे इसी बात पे, मेरे से और सवाल करने के लिए तैयार नहीं, घर भी बैठे रहे। कब रिज़ाइन करोगे, कब रिज़ाइन करोगे, निकलता हूँ, कब रिज़ाइन करोगे, कब छोड़ोगे। माहौल ऐसा बनाया उन्होंने कि मैं एक्चुअली आपको इससे पहले ये कह दूँ माहौल से, जिस दिन ये वाक़या हुआ मुझे खबर मिली, मैंने प्रधानमंत्री के पास मैं उसी दिन गया। उस दिन मैंने कहा भी मैंने मिलना है। अगले दिन सुबह उन्होंने बुलाया, सुबह मैं गया। मैंने कहा जी मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कह सकता हूँ कि मेरा इसमें किसी तरह का रोल नहीं, मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे एक रिश्तेदार के कारण मेरी पोजीशन इतनी एम्बेरसमेंट हुई है कि मैं ज़िंदगी में जो एक असिडुअसली एक अपनी मेहनत के साथ अपनी रेपुटेशन बनाई हुई थी, उस पर इतने बड़ा एक धब्बा लग रहा है, तो उसका जिम्मेदार मेरी लिए मेरा रिश्तेदार है। मेरी कॉज एम्बेरसमेंट का कॉज वो है। लेकिन मैं ये समझता हूँ मैं आपके लिए, आपके हमारी पार्टी के लिए, हमारी सरकार के लिए एम्बेरसमेंट का मैं कॉज बनता हूँ। इस कारण मुझे रहना नहीं बनता। नहीं उन्होंने माना था। हफ्ता निकला, हफ्ता में ये मीडिया ट्रायल चलती रही, उसमें अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट थे। और उसके बाद हम लोगों ने यही महसूस किया, मैंने फिर कहा, फिर लिख के दिया मैंने पूरा। मैंने कहा जी ऐसा है, इसमें मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, आई थिंक इट इज़ टाइम टू लीव। और उसी वक्त शांति हो गई। और उसके बाद मीडिया हाउसेस के लोगों ने, मतलब फिर मैं वो नाम ना लूँ तो अच्छा है, मेरे पास घर आके कहा जी हमें पता है आपके साथ ये ज़्यादती हुई, मैं अपनी टीम को भेज रहा हूँ, जो आपने कहना है वो कहिए, आपका पूरे का पूरा प्रिंट करेंगे, पूरे का पूरा एयर करेंगे, टेलीविज़न पे दिखाएंगे। और कहा, मैंने कहा मेरा कसूर निकाल के दिखाओ, बट रादर आई हैव बीन द विक्टिम ऑफ दिस। पर सर आज के टाइम में भी दूसरे लोगों पे इतने बड़े बड़े पोजीशन पर होते हुए इतने आरोप लग रहे हैं। अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, अरविंद केजरीवाल जी पे आज के टाइम में इतने आरोप लग रहे हैं, बट बिल्कुल रिज़ाइन नहीं दे रहे। तो वो मेरे को बड़ा फील होता है कि क्यों रिज़ाइन दिया आपने? ऑल्दो बता दिया सारी चीज़ें, बट मैंने मतलब वही कह रहा हूँ कि एक्चुअली सिस्टम हमारा ऐसे है। रिज़ाइन उतनी देर तक आदमी के काम का, मैं समझता हूँ अब ये लगेगा कि मैं अपना केस को डिफेंड फिर कर रहा हूँ, भी नहीं करने ऐसा माहौल बनना चाहिए। लेकिन मैं एक ये कहता हूँ, अब मीडिया पे कह रहा हूँ कि मीडिया को अपना रोल अपना ही रखना चाहिए। उनको ये वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि उन्होंने सब ठीक कर देना है, और अक्सर वो गलत प्रूव होंगे, वो सही प्रूव नहीं होंगे। मौके पे कोई उनका इस्तेमाल कर रहा है, कोई राजनीति के आदमी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ मेरे केस में हुआ, मुझे काफ़ी आइडिया है कहाँ से क्या हुआ। और कोई अफसरों के ज़रिए कर रहा है। अफसर कौन कौन किसके पीछे लगा है, कौन किसको बनाना नहीं चाहता, वो ना बन जाए, उसका ना हो जाए। लेकिन ट्रायल प्रॉपर हो, जो जुडिशरी का काम है वो जुडिशरी करे। मीडिया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो कर ले, लेकिन वो फैसले देके फिर उस पर करने लगे, रिज़ाइन कब करेगा। और मुझे सपोर्ट मिली पार्टी की। मैं कह रहा हूँ हफ्ता निकला, मैंने पहले दिन कहने के बाद उनकी अपनी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। कोर ग्रुप में कहा भी, उन पे कहाँ एक शब्द आता है कहीं के नहीं आता, उसके खिलाफ कहीं एक वर्ड भी आता है। आप औरों को डाल के वो उस पर डालते रहो। ये तो कहीं बैठे, आज के दिन भी कहीं बैठे, कहीं हो सकता है कोई घटना किसी की घट जाए। यही हमारे उन मेंबर्स ने कहा था बीच में भी, मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी और बड़े वरिष्ठ नेता ने तो उधर मेरी जगह पे कुछ को कर दे तो मुझे क्या पता होगा उसका। ये ढूंढो क्या इसका, इनकी बिल्कुल मामूली सी भी इन्वॉल्वमेंट है, कहीं एक शक की उंगली भी उस पर सुई भी जाती है तो करो, नहीं अदरवाइज नहीं करो। बट हुआ ऐसा है, आदमी टाइम के साथ उसको करना पड़ता है सर जी, भूलना होता है। और परमात्मा ने आगे बढ़ाने का रखा है हौसला, उसी के कारण आगे बढ़ते हुए पार्टी ने फिर बहुत बड़ी पोजीशन, मतलब यहाँ तक कि पार्टी के कोषाध्यक्ष तक पार्टी ने यस सर, कांग्रेस एक टाइम पे देश की बहुत बड़ी पार्टी थी, और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो स्टेटस तो चलो बहुत ख़त्म होने की कगार पे भी कई बार ऐसा लगता है कि जा रही है। नहीं, ख़त्म होने की वाली बात तो बिल्कुल नहीं सही, मैं उसको नहीं मान सकता। ये ठीक है, आज हम सरकारों में कम हैं, केंद्र में हम 10 साल से नहीं हैं, प्रांतों में कम में हैं, ये बात तो मानी। और ये होता है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ये होता है। और उसके कारण लोगों को बहुत, जैसे आपने पहले कहा, आइडियोलॉजी के साथ नहीं होते, बहुत लोग जो पोजीशन पे ही रहना चाहते हैं वो निकल जाते हैं, बहुत लोगों को कोई ना कोई डर से धमका के बहुत लोगों को ऐसा ले गए। ये सब चीज़ें होती रही हैं, और ये इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा सरकार ने एजेंसीज़ का इस्तेमाल किया है, वेपनाइज़ किया है उनको अपने विरोधियों के खिलाफ।
उन्होंने सिर्फ, जैसे हम कह रहे हैं, जो भावना से राजनीति होनी चाहिए, मैंने देखी है पहले दिन से। सरकारें दूसरी भी बनी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट रही, क्या शानदार माहौल आपस में होता था। और जब हमारी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी लीड करके हमें यूएन लेके गए, मैं उसका सदस्य था डेलीगेशन में। हमारी लीडर उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ऐसा हुआ करता था आपस में पहले, अब वो नहीं है। अब तो इतना बन गया है जैसे ये एक व्यक्तिगत विरोधता भी हो गई है कि किसी ना किसी आदमी को कुछ भी हो, ये मेरे को अगर पॉलिटिकली किसी जगह पे विरोध मेरा कर रहा है तो इसको ख़त्म कर दो। इस बात पे थोड़े हैं, उसमें लोग बहुत चले जाते हैं, इधर उधर डर जाते हैं, बहुत सब लोग सह नहीं सकते। लेकिन ये कोई ये कहे कि सोचे कि पार्टी कांग्रेस नहीं रही, ये नहीं है। कांग्रेस अपनी जगह मजबूत है और फिर अपनी आइडियोलॉजी है, जो जिनमें आइडियोलॉजी का बात पहले कर रहा था, आइडियोलॉजी पे अपनी पे है पार्टी, उसके बिना पे कांग्रेस मजबूत है। बहुत जगह बहुत है, कम हो जाते हैं लेकिन रहेगी मजबूत। और हो सकता है जो इकट्ठे हुए अगले इलेक्शंस में बदल जाए इस तस्वीर। आपका आम आदमी पार्टी को लेके क्या विचार है? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। इस वक्त आम आदमी पार्टी हमारे उसके बीच में है, उसमें हमारे इंडिया गठबंधन में तो इस कारण तो हम कह रहे हैं कि हमें सभी ने आपस में मिलके ये किया है। अतीत को भूल के हमें अपने आप को अतीत के बंदी नहीं बनाना होता। उस वक्त 2014 में बेशक ये फोर फ्रंट पे थे और थे उन्होंने करने के लिए, लेकिन उसके बाद इन्होंने भी शायद महसूस किया, कभी सोचा नहीं होगा, कि कल्पना नहीं की होगी भारतीय जनता पार्टी जैसे ऐसे आगे ऊपर तानाशाही सरकार बन जाएगी, सब चीज़ों को बराबर कर देगी, हमारे हिंदुस्तान की कीमतें कदरों को, वैल्यूज़ को ख़त्म कर देंगे। ये एक चीज़ पे नारा लगाते हुए लोगों को अपने हिसाब से कल्चर की बात करेंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं, जैसे हमारा वो इन्होंने शायद ये सोचा नहीं होगा उस वक्त, उसमें लगे थे। लेकिन अब ये जानते हुए आज हम इकट्ठे हैं, हमारा यहाँ तक जो संभव होगा, मैं उसके हिसाब से मेरा विचार होगा। पार्टी का ये होगा कि यहाँ तक एज़ फार एज़ पॉसिबल यहाँ होगा, हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस कारण अब तो हम एक कंस्टिट्यूएंट्स हैं एक ही गठबंधन के। बट कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया अलायंस को काफ़ी हद तक बीजेपी ने ख़त्म कर दिया है? नीतीश जी की सरकार वहाँ से वो चेंज हो गए हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले लड़ने के लिए कह दिया, ममता बनर्जी जी वहाँ बोल चुकी हैं कि मैं अकेले ही इलेक्शन लड़ूंगी। भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि दूसरों को कैसे तोड़ना है, अपनी उसका नहीं देखने का। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिए थे, जहाँ मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट्स थी, उनके हमारा बहुमत था, वहाँ सरकारें गिराते, जगह जगह तोड़ने का करते। यहाँ एक क्या चीज़ थी यहाँ का इलेक्शन, उसमें आप यहाँ से देख सकते हो उनकी एक जो बुखलाहट, एक इस चीज़ पे जुटे रहना, पकड़े रखना उसको। जैसे यहाँ कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, इसमें क्या बात थी, आराम से कहते ये तो इतना नंबर था। मेरे को आपकी इसी बात से नितिन गडकरी जी की एक बात याद आ रही है, जहाँ उन्होंने कहा था कि अगर पॉलिटिक्स में आप पैसा कमाने के पॉइंट से आ रहे हैं तो मत आइए। हाँ, ऐसा होना चाहिए, यही होना चाहिए कि यहाँ वो जो मैं पहले कहा था कि आपने क्या काम करना है, क्या सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए, आप क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, इसमें पैसा नहीं। अगर मैंने पिछले दिनों में आर्टिकल पढ़ा था एक छोटा सा, उसमें यही लिखा था, अब ऐसा लगता है कि अब लोग पैसा ही इसमें ये सब कुछ समझते हैं। अब इतनी कीमतें पड़ने लगी हैं, एक MLA को खरीद लिया, एक MP को खरीद लिया, उसकी वोट उधर कर दी, उसको वो कर दिया, उसके लिए सब, मतलब वो उस चीज़ को सभी को, और वो सभी को देखने की ज़रूरत है, वो सभी देखें। उसमें शेड्यूल बने हुआ हमारा है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, लेकिन उसमें भी लूप होल निकल जाते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ इसी के लिए बनाया था, निकल जाते हैं, उसमें भी कमियां खामियां रह जाती हैं, फिर वो हो जाता है। अभी सर आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेके क्या विचार है? क्योंकि राजनीति में हूँ अभी पूरा, अभी मैं इस पर नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैं ये जो चीज़ें कह रहा हूँ भी, पहले ये सरकार का आज के दिन टेंडेंसीज़ क्या हैं क्या नहीं है, ये सब चीज़ स्टेज पे तो बहुत कुछ और बोलता है, यहाँ मैं उस हिसाब से वो नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो ऊपर हेड होते हैं, एब्सोल्यूट पावर है उनके पास, पार्टी में भी कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। उनके कोई डिस्कशंस में जो लगता है हमें, जो बाहर तो हमें तो अंदर तो क्या पता, जैसे आइडिया लगता है कि जो हमारी ये कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं वो भी उन्हीं की होती हैं, ना कि दूसरी की, जो हो लिया। लेकिन लोगों ने अभी उनको बनाया हुआ है बहुत में, अब उनका अपना स्टाइल है, अपना तरीका है, लेकिन बोल लेते हैं ज़रूर बहुत ही बढ़िया, मतलब रेट्रिक जो होता है पब्लिक स्पीकिंग का वो है। बट लेकिन जो मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र में नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, कोई भी कहीं भी हो, आफ्टर जिम्मेदारी तो उन्हीं पे पड़ती है ना, वो हेड हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो सरकार के हेड हैं, कहीं भी कोई चीज़ कमी हो रही हो वो उन पे पड़ेगी।
और उनको देखना, ठीक रखना, ये उनका कर्तव्य है। क्या आपको लगता है कि अभी जैसे राम मंदिर बन चुका है, सब कुछ चीज़ें वहाँ कर चुके हैं, उसका कांग्रेस को कोई नुकसान होगा? क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2-3 जो बड़ी चीज़ें कही थी वो कंप्लीट कर दी है। ऑलमोस्ट 370 उन्होंने बोला था, जो बड़े मैं पॉइंट्स पे कह रहा हूँ। राम मंदिर का मुद्दा इतने टाइम से चला आ रहा था, एक तरह से अच्छा है कि आने वाले टाइम में राम मंदिर का मुद्दा नहीं होगा, सो दैट कि कोई और डेवलपमेंट वाले मुद्दे भी हों। बट क्या लगता है आपको कि उसकी वजह से? मुद्दे तो हमेशा डेवलपमेंट के रहने चाहिए। राम मंदिर किसको नहीं पसंद था? किसने उस पर अपनी खुशी नहीं जताई? हम लोगों ने अपने घर, जैसे उनके कहने पे हमने भी अपने घर दिए जलाए। जिस ढंग से मैंने अपनी जगह मनाया परिवार के साथ, खुद वो बना के नीचे वो उसकी रंगोली बनाई है, वहाँ सीता माता और राम जी की, उनकी क्या कुछ कैसे सब कुछ सभी ने किया, लेकिन वो वहीं तक है। मैं अब मुझे ये सवाल जो आपने किया, मुझे जवाब देना होगा कि मैं क्या हिंदू नहीं हूँ? मैं ये तो मेरे को अधिकार नहीं मैं कहूँ कि मैं आपसे ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं आपसे कम नहीं, मैं ये कह सकता हूँ। आप जितने भी अच्छे हों, मैं आपसे कम हिंदू नहीं हूँ। और मेरी मान्यता है कि हिंदू धर्म है मेरा, हिंदुत्व धर्म नहीं है। हिंदुइज्म रिलीजन है, जैसे हम पंथ कह रहे हैं, रिलीजन कहें, वो है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, ये तो एक बनाई हुई चीज़ है कि इसको पकड़ो, इससे ये नारे लगाओ, इससे हम ऐसा माहौल बना दो, जितने लोगों को गुमराह कर सकते हो, जितने लोगों को अपनी तरफ लगा सकते हो। लोगों को धर्म सभी के मन में होता है, एक बड़ी पावरफुल फोर्स होती है रिलीजन, लेकिन उसको ऐसे भटका के क्या खाना लोगों का उसी से पूरा होगा? क्या लोगों को रोज़गार उसी से मिलेंगे? कितने लोग बेरोज़गार हैं इस वक्त? ये वर्किंग क्लास के एज के, वर्किंग एज के 40% लोग नौजवान बेरोज़गार हैं। 2 करोड़ अगर होता, वो सबसे बढ़िया बात मैं कहता। अगर आपने मुझे कहा ना पहले मोदी जी का क्या कहते, अगर 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष लोगों को मिल चुकी होती, रोज़गार, चलो मैं नौकरी नहीं कहता, रोज़गार नहीं मिल चुके होते, तो मैं कहता कि बहुत शानदार, बहुत बढ़िया काम हो गया। तो उन्होंने ये किया है, लेकिन अगर वो होता तो हम कहते ठीक है, उसको उसमें पूर्ति नहीं हुई। जीडीपी के फिगर जो आप कह रहे हो कि ग्रोथ रेट हुआ है, कांग्रेस के वो यूपीए के 10 सालों का 1%, मतलब 100 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि एक पूरा 1 पॉइंट, उनका 6.9, इनका 5.8, जब कुछ इतना फ़र्क आपस में, थोड़ा सा गलती हो सकती है, इतना बड़ा अंतर उसमें रहा हुआ है। वो उस वक्त ज़्यादा था, आज का दिखाया जा रहा है सबसे ज़्यादा है। आज के दिन दिखाया जाए, मतलब प्रोपेगेंडा, एक मीडिया, एक इन चीज़ों पे अगर आप लोग करें तो देश के लिए वो बहुत अच्छा नहीं है। सरकार बन सकती है, बन गई पहले ऐसे, 2014 के बाद 2019 में ऐसी बन गई, लेकिन लोगों के परसेप्टिबल चेंज उनके उसमें नहीं पड़ा। इस कारण मैं ये समझता हूँ कि एक नेता की सबसे ऊपर हमारे जो पार्टी के जो देश के हेड हैं, उनका काम लोगों की वो भलाई को देखने का होता है, ना कि एक धर्म की ही अफीम खिलाते रहो लोगों को, उससे नहीं होता। मैं फिर भाई ये हम लोगों को कहना पड़ता है, इस कारण कहते हैं हमें नुकसान, हम समझते नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बात, अगर पूरे इलेक्शन की कैंपेन आप ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट करोगे, काम के बना पे करोगे, कितना हमारे जो इंडेक्सेस हैं उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं। अगर 7वीं क्लास के बच्चे को दूसरी क्लास का सवाल आज भी दे नहीं सकता, जवाब मैथमेटिक्स कर नहीं सकता, तो 10 साल में क्या किया इन्होंने? ये पहले था, ये कहेंगे ये पहले भी था, पहले तो ये कहते हैं कुछ भी नहीं था। 70 साल में क्या हुआ? आप पूरा समय को 70 साल बताते रहते हैं। मान लो नहीं था, तो 10 साल में क्यों नहीं हो गया? 10 साल में वो कमियाँ क्यों नहीं पूरी हो गई? लेकिन हर चीज़ें थी, वहीं से आगे बढ़ते हैं ना। कोई भी सरकार होती है, पहले इनकी सरकार भी ये नहीं कहती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे यहाँ इतना काम हुआ है, उसके बाद हमने आगे ये किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब एक बार वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने थे, साउथ ब्लॉक में जब अपने ऑफिस में पहुँचे, तो ऑफिस में जाके बैठे, आदमी उनको मिलने आए और कहते वहाँ एक पंडित जी की फ़ोटो लगी होती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उस रास्ते में से। कहते जी वो हमने आज उतार दी। कहते नहीं, वो जाके फ़ोटो निकलाओ पहले, वो फ़ोटो लगाओ पहले। ऐसे था, मानते थे भी सब गवर्नमेंट ने किसी ने कुछ किया हुआ है, उससे आगे हमें मौका मिला है, हमें उससे आगे बढ़ाना है। दूसरी गवर्नमेंट आएगी, उससे बाद उसको आगे बढ़ाएगी, उसके अगली गवर्नमेंट आएगी, उसके आगे बढ़ाएगी। अगर हम इसी चीज़ पे लगे रहेंगे, आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं। ये सब कुछ अभी हुआ है। चंद्रायन पे एकदम ही हो गया सीधा। इसरो कब से बना हुआ था? स्पेस रिसर्च कब से हो रही थी? कहाँ उसमें पहुँचे हुए थे? कहाँ हमारी पनडुब्बियाँ कब से बननी था? इन चीज़ों का सभी का वो बहुत बड़ी डिबेट और अपने आप में हो जाती है। लेकिन ये चीज़ों को इश्यूज़ ये चाहिए, डेवलपमेंट की, विकास की इशू होनी चाहिए। क्या कोई बेरोज़गार देश में रह गया? क्या असमानता जो बढ़ी हुई है, जिसका मैंने जिक्र किया था, 50% लोग के पास 3% एसेट,
और ऊपर ले 2% के पास टोटल एसेट सारा कितने कितने गुने मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे ग्रोथ किससे के लेना चाहिए हमें, जॉबलेस, और हम कहें हाँ बहुत ग्रोथ हो गई, और रियल इकोनॉमी नहीं, ये आपकी उसका जिक्र करे जाओ आप, हम बार बार भी इतने रेट बढ़ गए, इतना का उसकी वो कंपनी के इतने एसेट्स हो गए, उसके इतने हो गए, उसके इतने बन गए, ए के इतने, बी के इतने, सी के इतने, मार्केट की बेसिस पे आप कहे जाओ। हमें असली देखना चाहिए कि पूरे देश में एक एक नागरिक को क्या मिल रहा है। धर्म की बात करते रहो, अच्छी बात है, धर्म की बात करने से नहीं हटो, करना बनता है हमें, अपने धर्म पे हमें भी गौरव, अपना गर्व महसूस होना बनता है सभी को, लेकिन दूसरे को क्यों कोसो, हम दूसरे को क्यों कम कहें, आपस में भाईचारा प्रेम का क्यों ना बनाएं, जो सही हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है, हमारा वो कल्चर तो ये है ना, वहाँ तो लड़ाई नहीं हुई थी, ये तो हमारी मान लो आज से या मान लो 1000 साल से मैं कहूँ, अब तो हम उसको ठीक कर लें, अब हम उसी लाइन पे चलते रहें, कहीं इस ऐसे ही राज होता रहेगा तो उस समय सब निकल जाता है। एमपी की सैलरी कितनी होती है? सैलरी तो हमेशा बदलती रहती है जी। पहले तो किसी वक्त तो कहते 500 रुपये से शुरू हुई थी, आज के दिन मेरा ख्याल 1 लाख रुपया उसकी सैलरी है, प्लस उसकी कंस्टिट्यूंसी अलाउंसेस वगैरह हैं, मुझे नहीं पता इस वक्त लेटेस्ट क्या है जी। मेरे वक्त का भी अब भूल गया क्या है। मुझे इतना याद है कि जो इसको पेंशन मिलती है वो उसके टाइम के हिसाब से मिलती है, कितना समय उसने लगा दिया, वो मेरे को 65,000 रुपया पर मंथ पेंशन मिल रही है मुझे इस वक्त। ओके, और गवर्नमेंट की तरफ से और क्या क्या पर्क्स मिलते हैं? उस वक्त तो फैसिलिटीज़ है ना, मकान दिल्ली में घर मिलता है जी, उसका बहुत ना जैसा किराया होता है, वैसे वो ऐसे ही है, कोई बिल्कुल घर मिलता है उसमें, और टेलीफोन बिजली के लिए होते हैं, आपको जर्नीज़ के लिए मिलती हैं, जो मीटिंग्स के लिए आप जर्नीज़ के लिए आते हो उसके लिए आने जाने का होता है, उसके अलावा कुछ कहीं और आना जाना हो जर्नीज़ बाई एयर वो मिलती हैं। ट्रेन का आपको पास होता है, वो फ्री होता है, आना जाना अनलिमिटेड कोई चल नहीं सकता, लेकिन वो तो कहने का होता है, जितनी भी आपकी जर्नी, वो पासेज उसके पास होते हैं, वो ठीक है। मैं समझता हूँ हमें बाहर का कंपेयर नहीं कर सकते, बाहर तो बहुत स्टाफ मिलता है, अच्छा ऑफिस बड़ा मिलता है काम करने का, बाहर के अमेरिका जैसे देशों में उनकी और बात है, अपने हिसाब से मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन उसको भी ग्रज नहीं करना चाहिए। अखबारों वाले जब थोड़ा बढ़ती है ना किसी वक्त लिख देंगे एमपीज़ ने अपनी इतनी बढ़ा ली, वो उस पर भी यू शुड नॉट ग्रज इट। उनसे एक्सपेक्टेशन और करो, उनसे उम्मीद वो करो जो उनका फ़र्ज़ है वो उनको कहो कि वो पूरा निभाएं, इसके लिए नहीं। अगर वो अपना कोई पूरा समय देना चाहता है, इसमें वकालत लाखों करोड़ों की कर रहा है, अगर उसको छोड़ के अगर वो कल को सरकार में काम कर रहा है या पार्लियामेंट में कर रहा है, उसको उतनी सैलरी के लिए आप क्यों कोसते जा रहे हो, उसने क्यों ऐसी कर दी। केसेस हुए हैं ऐसे पुराने, एक बार मुझे एक न्यूज़पेपर ने कहा था, आर्टिकल लिखा था मैंने इस पर पूरा, बड़ा पुराने समय की बात है, 2 केस उस वक्त थे। एक पार्टी का एक ऑफिस खोला सुबह, उसमें एक आदमी, बुजुर्ग आदमी बाहर बेंच पड़ा था, उसी पे सोया पड़ा था, और उसको उठाया, उसने देखा आया होगा पहले दिन, उसको कोई जगह नहीं थी रहने की, अगला दिन रहना पड़ गया। उसे देखा, पूछा तो वो कहते हैं वो एक्स MP थे। ऐसी हालात थी बेचारे की। ऐसे परिवारों से भी आते हैं, जब आपने कहा था ना जी, कहाँ से लोग आ सकते हैं, सभी जगह के आए। अगर कोई बिल्कुल गरीब घर से भी आता, क्यों ना आए, क्यों ना उसको वो मान्यता मिले, क्यों ना बन पाए। और एक और केस, और एक स्टेट का था, MP का ही केस था। रिपोर्टर्स किसी ये वे साइड ढाबा होते हैं, वहाँ ढाबे पे गए, ढाबे पे आदमी सर्व कर रहा था, बातचीत उससे हो जाती है, क्या निकला, वो आदमी जो चाय वगैरह ला के खाना रख रहा था एक्स MP था। उसके पास इतना नहीं था कि वो चारा रह के लोगों के काम कर सके, एक टर्म लगा ली, उसके बाद जीता नहीं, पैसा खर्च करने को इलेक्शन के लिए नहीं हुआ। वहाँ कुछ भी आदमी ने ढाबे पे नौकरी कर रहा है, क्या ऐसा हम चाहेंगे? जी सर, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या आप अभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं? मैं थोड़ा थोड़ा ही करता रहा हूँ, लेकिन अब महसूस करता हूँ कि इसका तो ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है, और थोड़ा थोड़ा आगे को बढ़ा रहा हूँ। पहले तो मैं ट्विटर पे या अपने फेसबुक पे कभी वो पेजेस वगैरह पे थोड़ा डाल देता था, क्योंकि खुद करता रहा हूँ, उसमें दिक्कत रह जाती है, सब कुछ खुद करता था। आप किसी के साथ असिस्टेंस लो, फिर आप ज़्यादा कर सकते हो। अपने साथियों को, औरों को कह देता हूँ थोड़ा सा, यार ये बना दो, ये कर दो, फिर उसको देखा मैंने, किसी ने डाल दिया, देखा 1-2 कह के, उसके हिसाब से एकदम करता हूँ, थोड़ा उससे बढ़ा है। और इंस्टाग्राम का मैं जानता हूँ नौजवानों का सबसे वो इम्पोर्टेंट है, और आज के टाइम पे मैक्सिमम ऑडियंस अपना कॉन्टैक्ट उनसे, उनके जरिए उन तक पहुँचने की बात ज़रूरत है ज़्यादा। उनको कहाँ पता है कि सब हमारे मकान किन्होंने बना के दिए थे, कांग्रेस ने, जब तो
20 साल पहले के भी बने हुए हैं, वो उनकी उम्र 18 साल के बाद वोट देने की बन जाती है। उन लोगों से कनेक्ट तो सभी से करना चाहिए ना। पब्लिक लाइफ में जो आदमी है उसको तो कनेक्ट सभी से होना चाहिए। और अब ये माध्यम बहुत अहम हो गए हैं, सोशल मीडिया के बिल्कुल बहुत अहम माध्यम हो गए हैं। फ़ोन आदमी के हाथ में, आप कहीं बैठा, सबके पास फ़ोन है अब, एक आदमी पास। कहीं कोई बैठा थोड़ी देर फ्री, आप लेबरर को देखो, स्टूडेंट को देखो, काम ऑफिस में देखो, कहीं भी देखो, आदमी को टाइम थोड़ा सा मिलता है, आदमी फ़ोन उठा के देखता है जी। तो उसमें कुछ ना कुछ दबा के यही आता है ना सामने। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, मैं वो समझता हूँ और बढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं ज़रूर आपका सोशल मीडिया के लिंक्स भी इस हमारे पॉडकास्ट के एंड में यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ डाल दीजिए, मैं आपको देता हूँ। जरूर आगे को बढ़ाता रहूँगा इसको, और लोगों से फीडबैक भी चाहता रहूँगा। और फीडबैक की ये बात है, अगर हम जेन्युइन डिस्कशन में पड़े ना, डिबेट में, मैं एक से वहाँ भी डिबेट करने को तैयार हूँ। लेकिन अब हो क्या गया, वो ट्रोलिंग ज़्यादा शुरू हो के, वो इधर का है, ये उधर का है, एक डाला तो उसमें 20 गालियाँ डाल दी, दूसरों ने पता लगता है ये कहाँ का मोटिवेटेड है, ये उनके फुट सोल्जर्स हैं, फिर लगता है भी इग्नोर दिस। वो एक जो हेल्दी डिस्कशन आपस में होनी चाहिए, वो उसमें वो मिसिंग हो जाती है। तो सर, इस पॉडकास्ट का हम एंड करना चाहेंगे, और एंड करने के लिए एक रैपिड फायर हमने क्वेश्चंस कुछ आपके लिए रेडी किए हैं। बहुत सिंपल, छोटे से, क्विक आंसर आपके चाहेंगे। और शुरुआत करते हैं सर। आपका फेवरेट प्लेस चंडीगढ़ में आउटिंग के लिए? वेल, आउटिंग तो मैं समझता हूँ लेक और रोज़ गार्डन है। फैमिली के साथ अगर डिनर के लिए कहीं जाना हो? हाँ, कभी ना कभी। अब एक दो बार हयात भी चले गए हैं, बस कभी कभार होता है, जब बच्चों का किसी का बर्थडे हो या कोई और मौका हो, वही चले जाते हैं। तो कोई फेवरेट स्ट्रीट फूड जो आप? स्ट्रीट फूड तो कई हैं, गोलगप्पे हैं। कहाँ जाते हैं स्पेसिफिकली? गोलगप्पे कई बार वैसे 13 सेक्टर में भी इधर 23 में भी खाए हैं, लेकिन कभी कभी दोस्तों के साथ कभी रुक जाते हैं तो। और उसके साथ ही चाट का भी है, 27 सेक्टर में एक दो बार चाट का है, उसके साथ ये दही भल्ले का है। बस ये फूड का है, ना कि परोठा वगैरह या कोई और चीज़ जंक फूड का, जैसे शुरू में बात हुई थी, हम लोग नहीं जी। अगर पॉलिटिक्स में ना होते तो कहाँ होते? मैं तो वैसे तो वकील था, वकालत भी अच्छी अपनी कुछ समय यंग एज में की, बाद में इधर आया। इधर मर्जी से आया या नहीं आया उस बात में मैं ना कहूँ। मुझे याद आ जाता है कि वो जो पहले दिन से ही सुना था, उसके बावजूद भी पॉलिटिक्स में आना चाहा। पॉलिटिक्स इज़ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ, आगे ना कहूँ तो पॉलिटिक्स के लिए शायद बना था उस हिसाब से। बट वकालत, अगर मैं कोई चीज़ मिस करता हूँ तो वो वकालत है। अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठना मिस करता हूँ। जी। आपने लास्ट मूवी थिएटर में कौन सी देखी होगी? थिएटर में तो शायद याद नहीं, बहुत पहले देखी थी, कई साल हो गए, लेकिन घर में देखते रहते हैं ज़रूर टीवी पे। वही उसनी जैसी बात हो गई। कल रात ही आवारा देखी थी पुरानी, और पुरानी देखते हैं जब कभी वो लगती है। सेक्टर 17 या सुखना लेक? अपनी अपनी जगह है। सुखना लेक रोजाना, 17 सेक्टर कभी कभी। चाय और कॉफ़ी? चाय। फील्ड वर्क और ऑफिस? दोनों का मिश्रण होना चाहिए। ज़्यादा फील्ड वर्क होना चाहिए, लेकिन ऑफिस के बिना भी नहीं। ऑफिस में भी बहुत काम की ज़रूरत होती है, लेकिन फील्ड वर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। वन वर्ड फॉर चंडीगढ़? माई सिटी माई प्राइड। थैंक यू सर। वन वर्ड नहीं, ज़्यादा में कह दिया, लेकिन फिर भी माई सिटी माई प्राइड। जी। थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम देने के लिए, और हमें अपने घर में स्पेशली बुलाने के लिए, इतनी चाय कॉफ़ी सर्विंग। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। थॉरली एंजॉयड इट। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।